तो हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जेनजी एसिस में। और मेरा नाम है सुधीर, आपका एजुकेटर, आपका मेंटर। और आज आपके लिए बेटा समर सीरीज की एक और नई वीडियो लेकर आया हूं, जो कि होने वाली है हमारी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के ऊपर। तो आज बेटा उसी तरीके से फिर देखेंगे कि किस तरीके से सीबीएसई बोर्ड के अंदर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए आज की वीडियो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के ऊपर। तो सबसे पहले बेटा स्टार्टिंग जहां से हमारी होती है हमेशा की तरह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर है बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर आर रेस्पेक्टिवली। अब हमसे पूछा जा रहा है बेटा कि वो कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, तो हमें पता है बेटा कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में जो पाया जाएगा वो हमारा कौन सा होता है, एक तो मरकरी होता है और एक ब्रोमीन होता है। ठीक है, अब यहां पर देखो जरा, मरकरी और ब्रोमीन इन दोनों ऑप्शन में ही है बेटा। ठीक है, अब यहां पर कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। यहां पर एक वर्ड आ रहा है बेटा रेस्पेक्टिवली, इस रेस्पेक्टिवली वर्ड को देख लेना। अगर रेस्पेक्टिवली लगाए तो पहले मेटल पूछा गया है और फिर बाद में नॉन मेटल। तो हमें पता है बेटा ब्रोमीन और मरकरी में से कौन सा मेटल है, मरकरी हमारा क्या कहलाता है, मेटल, और जो ब्रोमीन है वो हमारा नॉन मेटल कहलाता है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, मेटल मरकरी और नॉन मेटल ब्रोमीन। तो करेक्ट ऑप्शन सी वाला, करेक्ट ऑप्शन बेटा सी वाला। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोल रहा है मेटल एक्स यूज्ड टू मेक यूटेंसिल्स, दीज यूटेंसिल्स लूज देयर लश्यर एंड बिकम डल आफ्टर सम टाइम ड्यू टू कोरोजन। बोला जा रहा है बेटा कि कोई एक मेटल है एक्स, उसके हमारे क्या बनाए जाते हैं, यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं। यूटेंसिल्स का मतलब बर्तन बनाए जाते हैं। ठीक है, दीज यूटेंसिल्स लूज देयर लश्यर बिकम डल आफ्टर सम टाइम ड्यू टू कोरोजन। और ये जो बेटा यूटेंसिल्स है कुछ समय बाद कोरोजन की वजह से अपनी चमक को खो देते हैं। दिस लेयर ऑफ ऑक्साइड फॉर्म ड्यू टू कोरोजन प्रिवेंट्स द मेटल एक्स। अब बोला जा रहा है बेटा कि इसके ऊपर जो ऑक्साइड की लेयर चढ़ेगी वो मेटल को आगे फर्दर एयर से या ऑक्सीजन से रिएक्ट करने से क्या करेगी, बचाए। ठीक है, यानी फर्दर डैमेज से बचाएगी। द मेटल एक्स। अब पूछा जा रहा है बेटा कि जो मेटल एक्स है वो कौन सा है। तो हमें पता है बेटा, देखो सबसे पहली चीज, अब यहां पर अगर यूटेंसिल्स की बात करें तो हमें पता है कि एल्यूमिनियम और कॉपर यही दो आपके ऐसे मेटल्स हैं जिनके आप यूटेंसिल्स अच्छे बना सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन में से बेटा जिंक को और आयरन को तो हटाई। ठीक है, अब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, एक तो कॉपर बचता है और दूसरा एल्यूमिनियम। ठीक है, अब यहां पर देखो बेटा एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ मोर एफिनिटी रखता है, यानी बेसिकली जब ये एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ लेयर कर लेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बना लेगा, तो ये फर्दर आगे डैमेज नहीं होगा। ठीक है, तो एल्यूमिनियम और कॉपर में से अगर मैं ज्यादा सुइटेबल ऑप्शन मानूं तो बेटा वो हमारा क्या होगा, एल्यूमिनियम। क्या होगा, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, हमारा एल्यूमिनियम। नेक्स्ट देखिए बेटा, अब मेटल एक्स इज ट्रीटेड विद कोल्ड वाटर। अब यहां पर देखो क्वेश्चन पढ़ना बेटा, एक मेटल एक्स है जो कि किसके साथ ट्रीट करा जा रहा है, कोल्ड वाटर के साथ, यानी कोल्ड वाटर के साथ उसकी रिएक्शन कराई जा रही है। इट गिव्स अ बेसिक ऑक्साइड वाई। अब देखो यहीं से आधा क्वेश्चन तो बेटा यहीं से सॉल्व हो गया, यहीं से सॉल्व हो गया। देखो ऑप्शन से आंसर आएगा। सबसे पहली चीज क्या बोला जा रहा है कि मेटल एक्स है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब आपको याद हो कोल्ड वाटर का मतलब क्या है, कोल्ड वाटर का मतलब टेम्परेचर कम, और कम टेम्परेचर पर भी जो मेटल रिएक्ट कर जाए इसका मतलब वो मेटल कौन सा है, हाईली रिएक्टिव मेटल। तो सबसे पहली चीज जो मेटल एक्स होगा वो कौन सा होगा, हाईली रिएक्टिव मेटल। अब जरा देखो बेटा ऑप्शन में आ जाओ। ऑप्शन में एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम और सोडियम, इन चारों में से अगर सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल की बात करें तो वो हमारा कौन सा है बेटा, सोडियम है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन को आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है बेटा इट गिव्स अ बेसिक कंपाउंड वाई एंड लिबरेट्स अ गैस जेड व्हिच इज इजीली कैचेस फायर। अब ये बेटा आगे रिएक्ट कर कर वाई कंपाउंड को फॉर्म कर रहा है जो कि कैसा है, बेसिक है। कैसा है, बेसिक। अब जरा देखो अगर सोडियम रिएक्ट करेगा तो NaOH, ये भी बेसिक। मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा तो MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बेटा बेसिक। एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा, ये भी बेसिक। अगर आयरन रिएक्ट करेगा, ये भी बेसिक। क्योंकि हमें पता है बेटा कोई भी मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर ऑक्साइड बनाता है तो उसका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। ठीक है, मेटल हमेशा बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा। अब आगे देखते हैं बेटा, अब यहां से जो जेड गैस लिबरेट हो रही है वो हमेशा क्या कर रही है बेटा, फायर को इजीली कैच कर रही है। ठीक है, अब देखो जरा यहां पर लास्ट में जेड, इसमें हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन, लेकिन इसमें क्या है बेटा, ऑक्सीजन। ठीक है, अब हमें पता है बेटा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों ही फायर को कैच करती है, लेकिन दोनों में अगर कंपेयर करें कि कौन जल्दी करती है तो हाइड्रोजन गैस बेटा सबसे ज्यादा जल्दी फायर को कैच करती है। ठीक है, तो हमें मिल गया बेटा कि एक्स हमारा देखो हाईली रिएक्टिव मेटल था और लास्ट में जो गैस निकल रही थी वो कौन सी निकल रही थी, हाइड्रोजन गैस, जो कि फायर को इजीली कैच कर रही थी। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन ए। क्लियर। नेक्स्ट देखिए X एंड Y फॉर्म्स बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक ऑक्साइड, आइडेंटिफाई X एंड Y। अब बोला जा रहा है बेटा कि एक X है और एक Y है और दोनों के दोनों बेटा कैसी ऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं, एक तो एसिडिक और एक बेसिक। अब जरा देखो
अब ऐसी ऑक्साइड्स जो कि एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और ये ऑक्साइड बेटा कौन सी होती है, एक तो एल्यूमिनियम और एक जिंक। कौन सी होती है बेटा, एल्यूमिनियम और एक जिंक। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन डी। ऐसी ऑक्साइड्स को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, जो आपके सिलेबस के अंदर है बेटा वो हमारी एक तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और दूसरी है बेटा हमारी जिंक ऑक्साइड। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन द प्रोलॉन्ग्ड रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम। अब बोला जा रहा है बेटा कि आयरन को हम कुछ ज्यादा लंबे समय तक किससे रिएक्ट करा रहे हैं, स्टीम से। ठीक है, तो वहां पर कौन सी ऑक्साइड फॉर्म। तो सबसे पहली चीज रिएक्शन देखते हैं बेटा, जब भी आप आयरन को स्टीम के साथ, अब स्टीम क्या है बेटा, वाटर ही होता है लेकिन स्टीम फॉर्म में। ठीक है, स्टीम के साथ रिएक्ट कराओगे तो हमारा बेटा प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा हमारा Fe3O4 प्लस साथ के साथ क्या निकलती है बेटा, हमारी हीट निकलती है। क्या निकलती है, हीट निकलती है। ठीक है, अब जरा देखो बेटा यहां पर हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, Fe3O4। अब यहां पर Fe3O4 जो है बेसिकली क्या होता है, मिक्सचर होता है। इसका मिक्सचर ऑफ FeO प्लस Fe2O3 का, इसका क्या होता है बेटा, मिक्सचर। लेकिन हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, Fe3O4। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन सी। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए बेटा, एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम आर रिस्पांसिबल फॉर द सेम। बोला जा रहा है बेटा कि एल्यूमिनियम जो है कुकिंग यूटेंसिल्स को बनाने में काम आता है। ठीक है, अब उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, आपसे ये पूछा। ठीक है, तो जरा देखो बेटा, सबसे पहला स्टेटमेंट कह रहा है गुड थर्मल कंडक्टिविटी। अब जो एल्यूमिनियम है बेटा वो इजीली बराबर मात्रा में हीट को क्या करता है, ट्रांसफर करता है, यानी चारों तरफ बर्तन के फैला देता है, इसलिए उसके बर्तन बनाए जा रहे हैं, यानी उसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, अच्छी है। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का बेटा कुकिंग से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए मैं ये कहूंगा कि ये स्टेटमेंट जो है इसके लिए इररिलेवेंट है। ठीक है, तो ये ऑप्शन के लिए हमारे लिए इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा डक्टिलिटी। अब डक्टिलिटी क्या होता है कि मेटल्स के लंबे लंबे वायर्स में कन्वर्ट कर देना, मेटल्स को लंबे लंबे वायर्स में कन्वर्ट कर देना, तो हमारा क्या कहलाता है, डक्टिलिटी। अब इसका भी बेटा कुकिंग से कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब देखो बर्तन में हमें पता है बेटा खाना बनाना है, नीचे से उसको हीट दी जाएगी, तो ज्यादा हीट देने पर वो आसानी से मेल्ट ना हो, इसीलिए उसकी मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। इसी और एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, फर्स्ट एंड फोर्थ। कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्लियर है बेटा। नेक्स्ट देखिए, रोहन एड्स अ हाईली रिएक्टिव मेटल्स इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग वाटर, द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। बोला जा रहा है बेटा कि एक हाईली रिएक्टिव मेटल ले लिया और उसको किसके अंदर डाल दिया, वाटर के अंदर। यानी बेसिकली सिंपल सी बात है कि कोई भी हाई रिएक्टिव मेटल को पानी से हमने क्या करा दिया, रिएक्ट करा दिया। एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं बेटा सोडियम, हाईली रिएक्टिव मेटल है, उसको हमने पानी के अंदर डाल दिया। अब यहां पे प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, NaOH प्लस साथ के साथ हाइड्रोजन गैस प्लस साथ के साथ बेटा हीट निकले। ठीक है, द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। अब बोला जा रहा है बेटा जो सॉल्यूशन है उसका पीएच क्या होगा। अब सबसे पहली चीज यहां पर NaOH क्या है बेटा, NaOH बेसिकली बेटा यहां पर बेस है। ठीक है, और बेस है तो इसका नेचर भी कैसा होगा, बेसिक। और जो बेसिक नेचर होता है बेटा उसका पीएच हमेशा 7 से क्या होता है, ज्यादा होता है। इसका मतलब कि इसके कंपैरिजन में इसका जो पीएच होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा बेटा, इंक्रीज। तो इसका जो पीएच होगा बेटा वो ग्रेटर देन 7, कितना होगा, ग्रेटर देन 7, यानी इंक्रीज करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन ए। क्लियर। नेक्स्ट देखो बेटा, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग आफ्टर रिएक्शन विद वाटर बिकॉज। अब बोला जा रहा है बेटा कि कैल्शियम को और मैग्नीशियम को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो सरफेस पर तैरने क्यों लग जाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली चीज, जब भी आप कैल्शियम को और मैग्नीशियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो वहां पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, और जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी बेटा वो बबल्स के रूप में बाहर निकलेगी। ठीक है, अब जो बबल्स हाइड्रोजन गैस के बनेंगे वो इन कैल्शियम और मैग्नीशियम के सरफेस पर चिपक जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, इन दोनों मेटल्स की जो डेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और डेंसिटी कम होने की वजह से ये सरफेस के ऊपर तैरने लग जाएंगे। क्लियर है बेटा। तो यहां पर देखो बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया बेटा, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, रीना एडेड डाइल्यूट HCl टू सम मेटल्स एंड ऑब्जर्व द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस, आइडेंटिफाई द मेटल। बोला जा रहा है बेटा कि रीना नाम की कोई भी स्टूडेंट हो सकती है जिसने डाइल्यूट HCl लिया और मेटल्स के साथ रिएक्ट करा दिया, और उसने 4 मेटल लिए। कौन कौन से बेटा? एक तो कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम और एक आयरन। अब बोला जा रहा है कि ऑब्जर्व द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस, आइडेंटिफाई द मेटल। और उसने क्या देखा बेटा कि इन चारों की रिएक्शन के बाद कुछ मेटल ऐसे थे जिनके अंदर से क्या हो रहा था, रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही थी। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है बेटा कि वो कौन से मेटल्स हैं जो कि बेटा बेसिकली डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कर हाइड्रोजन गैस की इवोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहली चीज बेटा, जब भी HCl की बात आ जाए तो HCl के अंदर क्या है बेटा? हाइड्रोजन। ठीक है, अब रिएक्शन HCl से वही करेगा ना बेटा जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होगा मेटल। अगर मेटल हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव नहीं होगा तो वो हाइड्रोजन को HCl से कभी भी डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, और डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा तो हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व नहीं होगी। तो सिंपल सी इतनी बात है बेटा, जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होंगे, जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होंगे, वो सब के सब बेटा इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर हाइड्रोजन गैस में इन्वॉल्व कर देंगे। क्लियर? तो यहां पर देखो आपको 4 मेटल दिए गए हैं, जिसमें से जो कॉपर है बेटा वो आपका हाइड्रोजन से क्या होता है? लेस रिएक्टिव होता है। क्या होता है? लेस रिएक्टिव। इसका मतलब कि कॉपर जो है बेसिकली बेटा HCl के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो सिर्फ और सिर्फ कौन से मेटल्स बचे बेटा? एक तो जिंक बचा, मैग्नीशियम बचा और तीसरा आयरन बचा। इनसे रिएक्शन से हमारी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा? सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट देखिए, if a student taken 4 sample of magnesium, aluminum, copper and zinc and react them one by one with the hydrochloric acid। देखो फिर से वही सेम क्वेश्चन है, लेकिन इस बार लैंग्वेज क्या कर दी बेटा? चेंज कर दी। बोला जा रहा है बेटा कि 4 सैंपल लिए, एक मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर और जिंक, और सबको किसके साथ रिएक्ट करा दिया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट HCl के साथ। विद विच वन ऑफ द मेटल द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इज मैक्सिमम। अब बोला जा रहा है कि इन चारों की रिएक्शन में से हाइड्रोजन गैस सबसे ज्यादा किस में इवॉल्व होगी? मैक्सिमम किस में होगी? और दूसरा बेटा एंड विद विच इन रिमेन्स अनचेंज एंड रेस्पेक्टिवली, और किसमें अनचेंज होगी, यानी जिसमें हाइड्रोजन गैस की इवोल्यूशन नहीं होगी, कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो सिंपल सी चीज, अब हाइड्रोजन गैस निकलने का मतलब क्या है बेटा? रिएक्शन हो रही है, और जितना ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट उतनी ज्यादा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो अब जरा देख लो बेटा कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर और जिंक में से सबसे ज्यादा मोस्ट हाईली रिएक्टिव मेटल कौन सा है? वो हमारा कौन सा है बेटा? मैग्नीशियम। कौन सा है? मैग्नीशियम। तो इसका मतलब मैग्नीशियम से जब भी डाइल्यूट HCl रिएक्ट करेगा तो सबसे ज्यादा अमाउंट में आपको हाइड्रोजन गैस देखने को मिलेगी। क्लियर है बेटा? अब बोला है बेटा विद विच इट रिमेन्स अनचेंज, और ऐसा कौन सा इनमें से मेटल है बेटा जिसके साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा? तो हमें पता है कि HCl के साथ बेटा कॉपर रिएक्ट नहीं करता। जब रिएक्ट नहीं करता तो कोई भी हाइड्रोजन गैस आपको देखने को नहीं मिले। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा? मैग्नीशियम एंड कॉपर। मैग्नीशियम एंड कॉपर, यानी ऑप्शन सी। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, Which one of the following statement is true about the position of the metals in the activity series of the metal? अब आपको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं और बेटा रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग आपको बताने। तो सबसे पहले यहां पर साइड में रिएक्टिविटी सीरीज लिखते हैं। बेटा हमने साइड में क्या लिख ली? रिएक्टिविटी सीरीज। अब देखो जरा ऑप्शंस पे आते हैं। कॉपर इज बिलो हाइड्रोजन बट अबव लेड। अब यहां पर बोला जा रहा है बेटा कि कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से बिलो है, इतना तो ठीक है बात, ठीक है, लेकिन आगे क्या बोला जा रहा है? बट अबव लेड। ठीक है, क्या बेटा ये लेड से ऊपर है? नहीं, लेड ये रहा इसके ऊपर है। ठीक है, कॉपर लेड से ऊपर नहीं है, लेड जो है वो कॉपर से ऊपर है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत। सेकंड देखो, आयरन इज बिलो लेड एंड जिंक। आयरन जो है ये रहा, क्या बेटा ये लेड से और जिंक से दोनों से नीचे है? नहीं बेटा, जिंक से तो नीचे है लेकिन लेड से ऊपर है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा? गलत। आगे बोला है जिंक इज बिलो मैग्नीशियम बट अबव एल्यूमिनियम। जिंक इज बिलो मैग्नीशियम, जिंक ये रहा बेटा मैग्नीशियम से बिलो है, बिल्कुल उससे नीचे है, बट अबव एल्यूमिनियम, लेकिन जो बेटा एल्यूमिनियम से ऊपर है, नहीं एल्यूमिनियम जिंक से ऊपर है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा? गलत। लास्ट देखो बेटा, मैग्नीशियम इज बिलो कैल्शियम बट अबव एल्यूमिनियम। मैग्नीशियम इज बिलो कैल्शियम बट अबव एल्यूमिनियम, यानी ये स्टेटमेंट क्या है बेटा? करेक्ट। ठीक है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन यानी ऑप्शन डी हमारा क्या है? करेक्ट। क्लियर? ये रिएक्टिविटी सीरीज बेटा याद कर लीजिए, केमिस्ट्री के अंदर बहुत रिएक्शंस के अंदर काम आने वाली है। अगर ये याद नहीं है तो बहुत सारी रिएक्शंस आप गलत करोगे, ये आप याद कर लीजिएगा बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स डू इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? सबसे पहली चीज, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कौन से होते हैं बेटा हमारे, जिनको हम एक नाम से और जानते हैं, आयनिक कंपाउंड।
अब बोला जा रहा है बेटा कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी के लिए यहां पर बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो आयनिक कंपाउंड ओनली इन सॉलिड, आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन सॉलिड फॉर्म्स। क्या बेटा आयनिक कंपाउंड जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट से सॉलिड फॉर्म में करते हैं? नहीं बेटा, ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि आयनिक कंपाउंड जो है सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। ऑप्शन गलत। बोथ इन सॉलिड फॉर्म एंड इन एक्वस सॉल्यूशन। अब देखो बेटा अब यहां पर हमें इतना तो पता है कि एक्वस सॉल्यूशन में तो करता है, एक्वस फॉर्म में करेगा और दूसरा मोल्टन फॉर्म में करेगा, लेकिन सॉलिड फॉर्म में नहीं करता, तो ये स्टेटमेंट गलत। नेक्स्ट बचता है बेटा हमारा बोथ इन एक्वस सॉल्यूशन एंड इन मोल्टन फॉर्म। तो हमें पता है कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो मोल्टन स्टेट में और एक्वस स्टेट में अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा? ऑप्शन सी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट थर्माइट रिएक्शन। अब बोला जा रहा है कि थर्माइट रिएक्शन जो है उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, नॉट ट्रू बोला जा रहा है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ठीक है, अब यहां पर देखो बेटा, अब यहां पर सबसे पहली चीज, इट इज अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब थर्माइट रिएक्शन को समझो, थर्माइट रिएक्शन बेसिकली कब यूज करी जाती है? ठीक है, अब ये जो थर्माइट रिएक्शन है बेटा, वो आपके रेलवे के जॉइंट या फिर कोई भी मशीन का बड़े पार्ट्स हो गए उनके अंदर क्रैक आ जाता है, तो उनकी जॉइंट करने में, उनकी वेल्डिंग में हेल्प करता है बेटा हमारी थर्माइट रिएक्शन। और ऐसे बड़े बड़े जॉइंटों को, ऐसे बड़े बड़े क्रैक्स को ज्वाइंट करने के लिए बेसिकली बेटा हमें बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में एनर्जी की जरूरत पड़ती है, यानी हीट एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो ये जो बेटा रिएक्शन है इसके दौरान हीट ज्यादा मात्रा में इवॉल्व होती है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो थर्माइट रिएक्शन जो है बेसिकली हमारी क्या होती है बेटा? हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारा? करेक्ट है। ठीक है, इट इज यूज्ड टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स और क्रैक्स इन मशीन पार्ट्स। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? करेक्ट। अब आगे बोला जा रहा है बेटा, एल्यूमिनियम इज यूज्ड इन द रिएक्शन विद आयरन ऑक्साइड। अब देखो यहां पर बोला जा रहा है कि एल्यूमिनियम जो है आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है इस रिएक्शन के अंदर। तो हमें पता है बेटा कि एल्यूमिनियम प्लस आयरन ऑक्साइड ये रिएक्ट कर क्या बना देते हैं बेटा हमारा? ये रिएक्ट करके बनाएंगे Al2O3 प्लस आयरन अलग हो जाएगा बेटा यहां से, और साथ के साथ हीट बाहर निकल। ठीक है, अब देखो ये हीट निकल रही है ना बेटा, अब ये हीट जो बाहर निकल रही है इसी की वजह से तो हम इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह रहे हैं, और ये स्टेटमेंट ये भी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बोला एल्यूमिनियम इज लो रिएक्टिव मेटल। अब देखो यहीं पे ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो हाईली रिएक्टिव मेटल है, ना कि लो रिएक्टिव। तो ये स्टेटमेंट गलत। तो करेक्ट स्टेटमेंट इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है। अब ओनली 4 ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा? डी। कौन सा सही नहीं है बेटा? ऑप्शन डी, यानी चौथा वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट अबाउट आयरन। आयरन के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? आपसे पूछा इनकरेक्ट। ठीक है, तो आयरन इज यूज्ड इन इट्स प्योर स्टेट। क्या बेटा आयरन को हम बिल्कुल उसकी प्योर फॉर्म में यूज कर सकते हैं? तो देखो ये स्टेटमेंट यहीं से गलत है बेटा, क्योंकि प्योर आयरन की अगर हम बात करें तो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है, अगर आप उसको गर्म करके आराम से खींच सकते हो। ठीक है, तो यहां पर मैं कहूंगा कि ये स्टेटमेंट क्या है बेटा? गलत। आगे बोला जा रहा है, आयरन व्हेन मिक्स्ड विद कार्बन इट्स बिकम टू सॉफ्ट। जब बेटा आयरन के साथ आप कार्बन को मिक्स कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा? और ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। तो स्टेटमेंट गलत है बेटा। जब आप आयरन को कार्बन के साथ मिक्स करोगे, जब दो चीजों को मिक्स करोगे तो बेटा वो सॉफ्ट नहीं बनेगा, तो किस में बदल जाएगा? हार्ड मेटल में बदल जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी गलत। आगे बोला जा रहा है बेटा, आयरन व्हेन मिक्स्ड विद निकेल एंड क्रोमियम इट फॉर्म्स स्टेनलेस स्टील व्हिच इज हार्ड एंड डज नॉट रस्ट। अब देखो जब आप आयरन को निकेल और क्रोमियम के साथ रिएक्ट कराते हो या फिर कह सकते हो मिक्स करते हो, तो यहां पर एक नए अलॉय की फॉर्मेशन होती है जो कि होता है हमारा स्टेनलेस स्टील, जिसके ऊपर जंग नहीं लगती। तो यहां से देखो क्वेश्चन भी बन गया बेटा कि स्टेनलेस स्टील जो है किसका अलॉय है, तो आप आंसर लगा देना आयरन, निकेल और क्रोमियम का। क्लियर। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है बेटा। फोर्थ बोल रहा है प्योर आयरन इज वेरी सॉफ्ट एंड स्ट्रेच्ड इजीली व्हेन हॉट। अब इसमें ये स्टेटमेंट सही है कि प्योर आयरन जो है बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है। अब लेकिन हमसे क्या पूछा? इनकरेक्ट। तो फर्स्ट और सेकंड वाला क्या है बेटा हमारा? इनकरेक्ट। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अलॉय। अब अलॉय के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसमें से ट्रू बोला है इस बार, ट्रू। इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू नॉन मेटल। सबसे पहली चीज बेटा अलॉय जो है बेटा हेट्रोजीनियस मिक्सचर नहीं होता, वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत। इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स और अ मेटल एंड नॉन मेटल। ये स्टेटमेंट करेक्ट है बेटा कि अलॉय जो है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होता है, या तो दो मेटल्स को, या तो बेटा दो मेटल्स को आपस में जो मिला दो, या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल। तो इनका कॉम्बिनेशन हमारा क्या कहलाएगा? होमोजीनियस मिक्सचर, जिसको हम बोलते हैं अलॉय। ठीक है।
इट इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग टू मेटल्स एट रूम टेम्परेचर। ये स्टेटमेंट गलत है बेटा, कभी भी आप अलॉयज को रूम टेम्परेचर पे मिक्स कर नहीं बना सकते। अगर आपको अच्छे से उन्हें मिक्स करना है, होमोजीनियस मिक्सचर बनाना है, तो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन चाहिए बेटा, जिसमें अब आपका अमाउंट फिक्स होना चाहिए कि इस मेटल की क्वांटिटी कितनी हो, और अच्छे से उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के अंदर क्या हो जाने चाहिए, मिक्स हो जाने चाहिए बेटा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत। आगे देखो, अलॉय इज प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट मेल्टिंग एंड प्राइमरी मेटल एंड देन डिसॉल्विंग द अदर एलिमेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है बेटा कि अलॉय जो है वो प्रिपेयर होते हैं, सबसे पहले जो प्राइमरी मेटल होगा यानी जिसके अंदर दूसरा मेटल मिक्स करा जाएगा, सबसे पहले उस मेटल को हम क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे, तब जाकर डेफिनेट प्रोपोर्शन में दूसरा मेटल डालेंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट। अब आपसे करेक्ट वाला पूछा है बेटा, तो सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन सी, सेकंड एंड फोर्थ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, प्योर गोल्ड ऑफ 24 कैरेट इज नॉट सुइटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इज इनकरेक्ट। इस बार भी इनकरेक्ट पूछा है। अब हमें पता है बेटा कि 24 कैरेट गोल्ड की अगर हम बात करें तो 24 कैरेट गोल्ड जो है प्योर गोल्ड होता है, और प्योर गोल्ड बेटा बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है, जिसकी वजह से आप उसकी ज्वेलरी नहीं बना सकते, ठीक है। अब आपसे इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है, 24 कैरेट गोल्ड इज वेरी हार्ड। अब ये स्टेटमेंट क्या है बेटा, गलत, ठीक है, क्योंकि 24 कैरेट बिल्कुल प्योर गोल्ड होता है बेटा, जो कि बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होगा। 22 पार्ट ऑफ प्योर गोल्ड इज अलॉयड विद 2 पार्ट्स ऑफ सिल्वर एंड कॉपर, ठीक है। ये स्टेटमेंट कहीं, ये स्टेटमेंट सही है हमारा। ये स्टेटमेंट क्या है बेटा, करेक्ट है, क्योंकि हम देखो जो किसी भी गोल्ड की ज्वेलरी बनाते हैं तो वो कितने कैरेट की बनाते हैं बेटा, 22 कैरेट की, और 22 कैरेट के अंदर हम किसको मिक्स करते हैं, एक तो सिल्वर को और एक कॉपर को मिक्स करते हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, हार्ड, जिसकी वजह से हम ज्वेलरी इजीली उसकी बना सकते हैं। नेक्स्ट देखो, अलॉयड विद आइदर सिल्वर और कॉपर टू मेक इट हार्ड, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 22 पार्ट्स ऑफ गोल्ड के अंदर हम किसको मिलाते हैं बेटा, सिल्वर को या फिर कॉपर को, किस लिए, उसको हार्ड बनाने के लिए। स्टेटमेंट भी क्या है बेटा, करेक्ट है, ठीक है। अब बोथ ए एंड बी, अब देखो इसमें बोला है बोथ ए एंड बी, तो ये भी नहीं होगा, इसमें इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट हमारा कौन सा है बेटा, ऑप्शन ए। आगे दिख रहा है ऑप्शन ए, क्योंकि बी वाला हमारा क्या है, करेक्ट है, ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बेटा हमारा, करेक्ट। नेक्स्ट देखो, 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी कंटेन्स प्योर गोल्ड इक्वल टू, अब आपको परसेंटेज निकालना है बेटा कि कितना परसेंट प्योर होता है 22 कैरेट। अब देखो 22 कैरेट किसमें से निकालेंगे आप परसेंटेज, 24 कैरेट से, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा बेटा 91.6%, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, इफ द मेटल सैंपल ए बी सी डी आर यूज्ड इन डिफरेंट सेटअप इन द फॉलोइंग फिगर। आपने 4 मेटल के सैंपल ले लिए, जिसमें से ए बी सी डी इस डायग्राम के अंदर दिख रहे होंगे बेटा। अब बोला जा रहा है विच ऑफ देम डू नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस इन द इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब आफ्टर रिएक्शन विद स्टीम। अब फिर से देखो वही सेम क्वेश्चन दूसरी लैंग्वेज में, ठीक है, कि इनमें से बेटा कौन हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व नहीं करेगा। तो हमें पता है बेटा कि एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक ये सब के सब हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेंगे स्टीम के साथ रिएक्ट करने पे, लेकिन जो कॉपर है बेटा वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, तो जिसकी वजह से बेटा यहां पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, ओनली फोर्थ। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ओनली फोर्थ, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, द स्लोप ऑफ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स बाय एडिंग डिफरेंट मेटल्स इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज शोन इन द ग्राफ गिवन बिलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज इनकरेक्ट। आपको 4 ग्राफ दे रखे हैं और आपको बताना है बेटा कि 4 ग्राफ के अंदर से कौन सा ग्राफ इनकरेक्ट है। फिर से देखो वही क्वेश्चन बेटा, देखो मैग्नीशियम, कॉपर, एल्यूमिनियम और जिंक, फिर से उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आया बेटा। अब आपसे बस ग्राफ पूछा है, ठीक है। सबसे पहली चीज कि हमें पता है, देखो जरा, मैग्नीशियम चारों के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, तो इसमें से हाइड्रोजन गैस की जो फॉर्मेशन होगी वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो देखो जरा बेटा, ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, अब बबल्स किसके बनेंगे, हाइड्रोजन गैस के, ठीक है। अब कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम में बेटा जो बबल्स की फॉर्मेशन होगी वो ज्यादा होगी, बबल्स की फॉर्मेशन ज्यादा मतलब हाइड्रोजन गैस ज्यादा, ठीक है। तो ये ग्राफ बिल्कुल बेटा देखो इंक्रीज मोड पे है, तो बिल्कुल करेक्ट है मैग्नीशियम के लिए ये ग्राफ क्या है बेटा, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं कॉपर की। अब देखो कॉपर, हमें पता है कि कॉपर बेसिकली रिएक्ट ही नहीं करेगा, हाइड्रोजन गैस की इवोल्यूशन नहीं करेगा। तो देखो ये ग्राफ जो है इंक्रीजिंग स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब बताओ एक बात, जब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व ही नहीं होगी तो क्या कभी भी स्लोप बेटा इंक्रीजिंग में जाएगा, नहीं जाएगा। तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा, गलत हो, ठीक है। एल्यूमिनियम देखो, अब मैग्नीशियम के कंपैरिजन में एल्यूमिनियम जो है हाइड्रोजन बबल्स को कम फॉर्म करेगा, ठीक है, लेकिन करेगा तो सही, इसका मतलब इसका भी ग्राफ इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन मैग्नीशियम से कम। तो देखो बेटा मैग्नीशियम से कम है लेकिन इंक्रीजिंग मोड में है, क्योंकि बेटा हमेशा ये करेगा हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये ग्राफ भी क्या है, करेक्ट है। लास्ट वाला देखो बेटा, अब ये देखो ये डिक्रीजिंग स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। अब जिंक है, भले ही बेटा देखो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में जिंक जो है कम हाइड्रोजन
गैस की फॉर्मेशन करेगा, लेकिन करेगा कुछ ना कुछ तो करेगा, तो कुछ ना कुछ ग्राफ जो है बेटा हमारा इंक्रीजिंग मोड पे जाना चाहिए, ना कि डिक्रीजिंग मोड पे। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट गलत कर रहा है। तो कौन सा ग्राफ गलत है बेटा हमारा? एक तो सेकंड वाला और एक फोर्थ वाला। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा? ऑप्शन सी। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट HNO3। यानी बेटा देखो, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ इस बार हम रिएक्ट करा रहे हैं मेटल्स को। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? अब पूछा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखो जरा बेटा, सबसे पहला पढ़ो, HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी स्टेटमेंट बेटा बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमें पता है कि नाइट्रिक एसिड जो है बेसिकली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो कि हाइड्रोजन गैस को क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है और वाटर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो अब जरा देखो बेटा, पहला स्टेटमेंट सही है। अब पहला स्टेटमेंट करेक्ट ही पूछा है ना, करेक्ट पूछा है बेटा। तो देखो पहला स्टेटमेंट सही है, तो जिसमें फर्स्ट वाला स्टेटमेंट नहीं है उस ऑप्शन को हटा दो। देखो इसमें फर्स्ट वाला नहीं है, ऑप्शन ही गलत। इसमें फर्स्ट वाला नहीं है, ऑप्शन ही गलत। ठीक है, तो देखो दो ऑप्शन तो बेटा हमारे बाहर हो गए, हमारे पास दो ही ऑप्शन बचा। ठीक है, दूसरा देखो बेटा, इट ऑक्सीडाइज द ऑक्सीजन प्रोड्यूस टू वाटर। अब एक बात बताओ बेटा, क्या ये ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज करेगा? नहीं, जिसके पास ऑक्सीजन की कमी होगी उसी तो ये ऑक्सीडाइज कर सकता है। यानी हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन की कमी होती है, सिंपल सी चीज। तो हाइड्रोजन को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा और तब जाकर ये वाटर में कन्वर्ट कर देगा। यानी ये स्टेटमेंट क्या है बेटा? गलत। तो सेकंड वाला गलत है, तो जिसमें सेकंड आ रहा है उसको हटा दो। कोई करेक्ट पूछा है तो देखो सेकंड किसमें आ रहा है बेटा? इसमें आ रहा है, खत्म। तीन ऑप्शन गायब, एक ही ऑप्शन बच रहा है बेटा आपके पास, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। सारे स्टेटमेंट पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी बेटा, हमने ऑप्शन से ही क्या लगा दिया? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, मेटल्स आर लस्ट्रस एंड शाइन स्पेशली व्हेन दे आर फ्रेशली कट सरफेस एक्सपोज्ड। अब बोला जा रहा है बेटा कि मेटल्स को जब आप काटते हो, उसके सरफेस जो उसका होता है कैसा होता है? शाइनी होता है। जब भी आप किसी भी मेटल को कट करोगे तो उसका जो सरफेस निकल के आएगा हमेशा लस्ट्रस शाइनी अपीयरेंस देगा। प्रिया कट पीसीज एंड कंपेयर द लस्टर ऑफ द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स। तो प्रिया नाम की एक लड़की है बेटा, उसने कुछ मेटल्स लिए जिसमें एल्यूमिनियम, सोडियम, कॉपर और आयरन थे। तो उसने जब उनको कट किया तो वहां से जो उसका सरफेस था कैसा नजर आया? लस्ट्रस। और उनको कंपेयर करना स्टार्ट किया। ठीक है, the freshly cut surface of which of these metal is likely to lose its luster first on exposure to air। तो जैसे ही बेटा उन मेटल्स का सरफेस एयर के साथ कांटेक्ट में आया तो सबसे पहले किसने अपना लस्टरनेस खोई? सिंपल सी चीज है, किसने अपनी शाइन सबसे पहले खोई? तो आपको पता है बेटा कि एयर के कांटेक्ट में आते ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गए, सिंपल सी चीज। और जो ऑक्सीजन के साथ जल्दी रिएक्ट कर जाएगा वो अपनी शाइनी अपीयरेंस को जल्दी खोएगा। तो ऑक्सीजन के साथ कौन रिएक्ट करेगा बेटा? जो हाईली रिएक्टिव मेटल होगा। तो चारों में से जो हाईली रिएक्टिव मेटल हो वो सबसे पहले रिएक्ट करेगा, और सबसे पहले रिएक्ट करेगा तो अपनी शाइन सबसे पहले खोएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा? हमारा सोडियम। क्योंकि देखो चारों में से बेटा एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन और सोडियम में से सोडियम जो है बेसिकली सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। नेक्स्ट देखिए, स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। अब आपको एक डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम को देखो और इसमें जिस गैस की फॉर्मेशन हो रही है उस गैस के बारे में बताओ। सबसे पहली चीज यहां पर क्या दे रखा है बेटा? जिंक ग्रेन्यूल्स। ठीक है, यानी जिंक की रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सबसे पहली चीज, जिंक क्या है बेटा? हमारा मेटल। जिंक क्या है बेटा? मेटल। और ये हमारा क्या है? एसिड। जब भी मेटल और एसिड को आप रिएक्ट कराते हो तो हमारी कौन सी गैस निकलती है बेटा? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। तो कहीं ना कहीं बेटा यहां पर ये जो गैस निकल रही है यानी हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकल रहे हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा? ऑप्शन डी, हाइड्रोजन विच वाइल बर्निंग प्रोड्यूसेस अ पॉपिंग साउंड। और हाइड्रोजन गैस को जब भी आप बर्न करोगे तो उसके जो बबल्स होते हैं वो पॉप साउंड के साथ फूटते हैं बेटा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ थ्री एलिमेंट्स ए, बी एंड सी आर। ए की बेटा दे रखी है 2,8, बी की दे रखी है बेटा 2,8,7 और सी की दे रखी है 2,8, अब बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो सबसे पहले तो बेटा हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के हिसाब से कौन सा एलिमेंट जो है हमारा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल। अब देखो इसके लास्ट ऑर्बिट में बेटा 8 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद नहीं है, यानी ये बेटा एक स्टेबल कंपाउंड है, यानी ये किसी के साथ इतना जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ए वाला जो भी एलिमेंट होगा वो कहीं ना कहीं हमारी क्या होगी? इनर्ट गैस। इनर्ट गैस होगी बेटा या फिर नोबल गैस होगी। ठीक है, इनर्ट गैस को ही नोबल गैस कहते हैं। तो ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगी। क्लियर? अब यहां पर बी की बात करते हैं। अब देखो बेटा इसके लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी इसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करेगा। और जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? नॉन मेटल्स कहलाते हैं। कौन कहलाता है बेटा? नॉन मेटल्स। तो बी हमारा क्या हो गया? नॉन मेटल हो गया। ठीक है, और सी की बात करते हैं बेटा। अब जरा देखो इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2।
अब ये बेटा 8 तो ले नहीं सकता, ठीक है, 8 तो बना नहीं सकता अपने आप को, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, लूज करेगा। और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो लूज करने वाले एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, मेटल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, मेटल्स कहलाते हैं। तो हमें पता लग गया कि ए हमारा नोबल गैस है, बी हमारा नॉन मेटल है और सी हमारा मेटल है। तो जरा देखो बेटा, चेक करते हैं ऑप्शंस को। ए इज अ मेटल, क्या ए हमारा मेटल है, नहीं है, स्टेटमेंट गलत। बी इज नॉन मेटल, क्या बी हमारा नॉन मेटल है बेटा, बिल्कुल है, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। सी इज अ नॉन मेटल, सी हमारा मेटल है, ये भी गलत। बी इज अ मेटल एंड सी इज अ नॉन मेटल, गलत है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया बेटा, बी वाला, कि बी हमारा क्या है, नॉन मेटल। नेक्स्ट देखिए, एन एलिमेंट एम हैज 50% ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड इन द थर्ड शेल एज इन द सेकंड शेल। अब देखो बेटा, यहां पर कोई भी एक एटम दे रखा है, मान लेते हैं ये उसका न्यूक्लियस है, उसका ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट और ये थर्ड ऑर्बिट। उसने थर्ड ऑर्बिट तक की बात करी है, इसलिए हमने बेटा 3 ऑर्बिट बनाए। अब जरा देखो, अब फर्स्ट ऑर्बिट में हमेशा हर एटम के कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं बेटा, 2, तो 2 हमने फिल कर दिए, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि उसके थर्ड ऑर्बिट के अंदर 50% इलेक्ट्रॉन है कंपेयर टू सेकंड के। अब देखो बेटा, थर्ड ऑर्बिट आ रहा है, इसका मतलब सेकंड ऑर्बिट के अंदर कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही ऑलरेडी फिल्ड होंगे। और सेकंड ऑर्बिट के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं बेटा हमारे, 8। तो सबसे पहले क्या कर लो, 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 हमने बेटा सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। अब बोला है बेटा कि सेकंड ऑर्बिट के कंपैरिजन में जो थर्ड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो उसके 50% आएंगे। अब इसमें एक बात बताओ बेटा, सेकंड में 8 है तो उसके 50% कितने हो गए, 4 हो गए। तो यानी लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4। तो ये हमारा कंप्लीट एटम हो गया। अब बोला है द एटॉमिक नंबर ऑफ एम इज, अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिन लो बेटा, भाई उसका क्या कहलाएगा, एटॉमिक नंबर कहलाएगा, ठीक है। तो देखो टोटल कितने हो गए बेटा, 4 और 2 6 और 8, टोटल कितने हो गए बेटा, 14, यानी 14 इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। तो 14 इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहां पर देखो बेटा इलेक्ट्रॉन्स की बात करी गई है, इसीलिए हमने इलेक्ट्रॉन से एटॉमिक नंबर को निकाला, वरना हमारा बेटा एटॉमिक नंबर बेसिकली प्रोटॉन पर भी डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं किसी भी एटम के अंदर, वही उसका क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब यहां पर बेटा देखो 14 किसका एटॉमिक नंबर होता है बेटा, सिलिकॉन का। तो ये एटम किसका हो गया, सिलिकॉन का। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, सी 14। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आयनिक कंपाउंड। अब इनमें से कौन सा बेटा आयनिक कंपाउंड नहीं है। अब सबसे पहली चीज, आयनिक कंपाउंड के बारे में हम क्या जानते हैं, आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन बेसिकली बेटा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होती है, यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। यानी एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है। और दूसरी चीज बेटा कि आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन मेटल्स और नॉन मेटल्स के रिएक्ट करने की वजह से होती है। तो अब जरा देखो बेटा, यहां पर अब मैं अगर बात करूं कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है तो ये क्या करता है, शेयरिंग करता है। क्या करता है, शेयरिंग, ठीक है। अब इसमें नॉट पूछा है ना, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर ये आयनिक कंपाउंड नहीं बनाएगा, यानी ये आयनिक कंपाउंड नहीं है। ऐसे कार्बन की भी हम जानते हैं बेटा, कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है और शेयरिंग करेगा तो आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं होगी, क्लियर। तो यहां पर ऑप्शन हमारे पास कौन सा बचता है बेटा, फर्स्ट एंड फोर्थ, जो कि आयनिक कंपाउंड होंगे, लेकिन इसने पूछा कि कौन से नहीं होंगे, तो सेकंड एंड थर्ड। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन बी, क्लियर। रिएक्शन बिटवीन बी एंड ए फॉर्म्स कंपाउंड डी, यानी बेटा जब आप ए को और बी को रिएक्ट करा रहे हो तो हमारे पास कौन सा कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है, डी की, ठीक है। बी लूजेस इलेक्ट्रॉन, बी बेटा जो है इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, लूज कौन करता है बेटा, मेटल, कौन करेगा, मेटल। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, मेटल। एंड ए गेन्स इलेक्ट्रॉन, और ये ए जो है बेटा इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉन मेटल। अब जरा देखो बेटा, मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन हो रही है, जब भी मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन होती है तो जो कंपाउंड बनेगा वो कौन सा कंपाउंड बनेगा, आयनिक कंपाउंड। कौन सा बनेगा बेटा, आयोनिक कंपाउंड। आगे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट शोन बाय द कंपाउंड डी। अब इसमें से बोला कौन सी प्रॉपर्टी बेटा कंपाउंड डी शो नहीं करता, यानी बेटा इन चारों में से जो बेटा आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी ना हो वही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखो जरा, हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। अब आयनिक कंपाउंड की बेसिकली बात करें बेटा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इनके बीच का जो बॉन्ड होता है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। याद रखना, आयनिक कंपाउंड के अंदर जो आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और जब दोनों एलिमेंट के बीच में बेटा, दोनों एटम्स के बीच में बॉन्ड जो प्रेजेंट होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, इसका मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बेटा हाई होता है आयनिक कंपाउंड, यानी डी जो हमारा कंपाउंड फॉर्मेशन होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। तो पहला स्टेटमेंट ही क्या है, गलत, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट कौन सा हो जाएगा बेटा, ए। क्लियर, क्लियर। बाकी ये सारे
विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर करेक्टली डेपिक्ट द कंपाउंड कैल्शियम क्लोराइड। अब देखो CaCl2 देख के पता लग जाना चाहिए बेटा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बहुत प्रैक्टिस करी है, क्लास 9 में भी करी है आपने। तो करेक्ट देखो कौन सा है बेटा हमारा, शी। ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा बेटा, यहाँ पर टाइम लगेगा इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एग्जिस्ट इन देयर नेटिव स्टेट इन नेचर। अब बोला जा रहा है बेटा इनमें से कौन से एलिमेंट है जो कि नेटिव स्टेट नेचर के अंदर नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं। नेटिव स्टेट का मतलब है सिंपल सी चीज कि प्योर फॉर्म में पाए जाएंगे, ठीक है। अब प्योर फॉर्म में पाए जाएंगे इसका मतलब वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करे। तो यहां पर देखो बेटा, अब रिएक्ट नहीं कर रहे इसका मतलब क्या है कि वो एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट होंगे। और लेस रिएक्टिव एलिमेंट इनमें से कौन से हैं, तो हमें पता है एक तो Ag और दूसरा बेटा Pt, यानी प्लेटिनम और सिल्वर। प्लेटिनम और सिल्वर जो है लेस रिएक्टिव एलिमेंट है जो कि हमारे नेटिव फॉर्म में पाए जाएंगे, ठीक है। और एल्यूमिनियम और कैल्शियम जो है बेटा वो ऑक्सीजन के साथ जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होगी उनके साथ रिएक्ट कर ऑक्साइड्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, सेकंड एंड फोर्थ। तो करेक्ट ऑप्शन सी, सेकंड एंड फोर्थ। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, एल्यूमिनियम इज यूज्ड इन थर्माइट वेल्डिंग बिकॉज। अब देखो एल्यूमिनियम को थर्माइट रिएक्शन के अंदर या थर्माइट वेल्डिंग के अंदर क्यों यूज करा जाता है। सबसे पहली चीज बेटा, वहां पर एल्यूमिनियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, यानी वहां पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हाई अमाउंट में हीट को प्रोड्यूस करता है, और वही हीट जो है हमारी वेल्डिंग के अंदर काम आती है। इसका मतलब कि एल्यूमिनियम जो है ऑक्सीजन के साथ एफिनिट ज्यादा है, सिंपल सी चीज। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, एल्यूमिनियम हैज मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, सी। एल्यूमिनियम जो है वो ज्यादा एफिनेट है बेटा किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए बेटा, ड्यूरिंग प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल बाय इलेक्ट्रोलिसिस व्हाट हैपन एट द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अब बोला जा रहा है बेटा कि इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान जब हम मेटल की प्यूरिफिकेशन करते हैं तो कैथोड पर क्या होता है। तो सबसे पहली चीज, जो हमारा एनोड है बेटा उसको, उसके ऊपर जो भी इंप्योरिटीज होती हैं वो चली जाती हैं, यानी प्योर मेटल जो बचेगा वो किसकी तरफ बचेगा बेटा, हमारा कैथोड की तरफ बचेगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन देखो बेटा क्या हो जाएगा कि मेटल आयंस गेन इलेक्ट्रॉन टू बिकम न्यूट्रल मेटल एटम्स, ठीक है। तो यानी बेटा देखो प्योर मेटल अगर आपको चाहिए कैथोड के ऊपर तो जाहिर सी बात है वहां पर इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, गेन। क्या होगी, गेन। तो करेक्ट ऑप्शन डी। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, डी। नेक्स्ट देखिए, which of the following metals are obtained by electrolysis of their chlorides in the molten state। अब बोला जा रहा है बेटा इनमें से कौन से मेटल्स हैं जो कि ऑब्टेन करे जाएंगे इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रोलिसिस एक प्यूरिफिकेशन का ऐसा मेथड है बेटा जो कि बेसिकली हाईली रिएक्टिव एलिमेंट के लिए यूज करा जाता है। तो इनमें से देख लो बेटा कि कौन सा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। सबसे बात करें यहां पर, सबसे पहली तो सोडियम और कैल्शियम जो है बेटा वो हमारी क्या है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। तो इन्हीं की प्यूरिफिकेशन के लिए हम कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। तो फर्स्ट एंड सेकंड। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन डी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, इन द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इज। अब बेटा देखो इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर जब आप कॉपर की रिफाइनिंग करोगे, यानी कॉपर को एक्सट्रैक्ट करोगे प्योर फॉर्म में, तो उसके अंदर जो आपको इलेक्ट्रोलाइट यूज करना है वो कौन सा करना है, ठीक है। अब सबसे पहली चीज बेटा, जब भी आप कॉपर को करोगे तो उसी से रिलेटेड आपका इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए, कॉपर सल्फेट। क्या होना चाहिए, कॉपर सल्फेट, ठीक है। अब यहां पर देखो बेटा कॉपर सल्फेट, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गए, तो दो ही ऑप्शन बच रहे हैं बेटा आपके पास, एक कॉपर सल्फेट ये है और एक एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट ये है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखो इन ब्रैकेट्स पे गौर करना बेटा, यहां पर क्या लिखा है, सॉलिड। क्या कॉपर सल्फेट को आप सॉलिड फॉर्म में ले सकते हो, नहीं ले सकते बेटा। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हमें उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराना है और सॉलिड फॉर्म में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, ये एक्वस फॉर्म में जो कॉपर सल्फेट है वो एज अ इलेक्ट्रोलाइट लिया जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन सी। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, सी। नेक्स्ट देखिए, गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन आर्टिकल्स विद द लेयर ऑफ जिंक टू प्रिवेंट द आयरन फ्रॉम रस्टिंग। हमें पता है कि गैल्वेनाइजेशन क्या होता है कि आयरन के जो भी आर्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर जिंक की कोटिंग कर दी जाती है, जिंक की लेयर चढ़ा दी जाती है ताकि वो रस्टिंग से फ्री हो जाए। द आयरन इज प्रोटेक्टेड इवन इफ द जिंक कोटिंग इज स्क्रैच्ड एंड आयरन इज एक्सपोर्ट। अब बोला जा रहा है बेटा कि आयरन जो है बेसिकली iron is protected even if the zinc coating is scratched and iron is exposed. Which of the following is true about how zinc prevent the rusting of iron? ठीक है, स्टेटमेंट देखते हैं स्टेटमेंट के बारे में। A galvanized iron आर्टिकल डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन। इसका मतलब बोला जा रहा है बेटा कि अगर आयरन के ऊपर गैल्वेनाइजेशन कर दी गई है तो फिर वो आगे ऑक्सीडेशन के कांटेक्ट में नहीं आएगा, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगा। तो ये स्टेटमेंट बेटा कंप्लीटली सही नहीं है, मैं ये कहूंगा, क्योंकि जब भी आप किसी भी आयरन के मेटल के ऊपर, ठीक है, आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग चढ़ा भी दोगे तो अगर वो किसी भी रीजन से स्क्रैच हो गई या वहां से उसकी ऑक्सीजन की लेयर हट गई तो वहां पर ऑक्साइड की लेयर हट गई तो वहां पर फिर दोबारा से ऑक्सीजन क्या कर सकती है, ऑक्सीडेशन कर सकती है। इसीलिए हम कह सकते हैं ये कंप्लीटली स्टेटमेंट हमारा सही नहीं होगा, ठीक है। तो ये पी जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, गलत।
नेक्स्ट देखो, द जिंक कोटिंग प्रिवेंट्स कांटेक्ट ऑफ आयरन विद एयर। अब जिंक का काम क्या है बेटा, एयर के कांटेक्ट में आने से आयरन को बचाना, तभी तो उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। जिंक अंडरगोज कोरोजन मोर इजीली देन आयरन। अब देखो जरा, आयरन के ऊपर जिंक की लेयर क्यों चढ़ाई जाती है, क्योंकि हमें पता है कि जिंक जो है बेटा मोर रिएक्टिव है आयरन से। तो सबसे पहले जो जिंक होगा वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर कर ऑक्साइड की लेयर बना लेगा, जिसकी वजह से आगे जो ऑक्सीजन है वो आयरन के साथ रिएक्ट नहीं करेगी। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है बेटा, करेक्ट। तो क्यू और आर जो है स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो गया बेटा इधर, क्लियर। नेक्स्ट देखो, स्टेनलेस स्टील इज अ वेरी यूजफुल मटेरियल फॉर आवर लाइफ। इन स्टेनलेस स्टील आयरन इज मिक्स्ड विद। अब बोला जा रहा है बेटा कि स्टेनलेस स्टील बेसिकली आयरन के साथ किसके साथ मिक्स कराया जाता है, यानी सिंपल सी फॉर्म में ये पूछा जा रहा है आपसे कि स्टेनलेस स्टील जो है किसका अलॉय है, ठीक है। तो हमें पता है बेटा आयरन के साथ हम निकिल और क्रोमियम को मिक्स करते हैं, तब जाकर स्टेनलेस स्टील की फॉर्मेशन होती है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, ए। नेक्स्ट देखिए, which of the following metal does not corrode easily and does not require any special treatment for the prevention। अब इसमें तो बोला जा रहा है बेटा चारों में से ऐसा कौन सा मेटल है जो कि इजीली कोरोड नहीं होता, यानी उसके ऊपर जंग नहीं लगती। तो सिंपल सी चीज है बेटा, जंग किसकी वजह से लगती है, मॉइस्चर की वजह से, यानी पानी और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से किसी भी मेटल के ऊपर जंग लग सकती है। तो इसका मतलब बेटा अगर पानी और ऑक्सीजन के साथ भी अगर कोई मेटल रिएक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसकी रिएक्टिविटी क्या है, लेस है, लो है, ठीक है। तो लो रिएक्टिव मेटल जो होते हैं बेसिकली बेटा इजीली कोरोड नहीं होते। तो आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर और गोल्ड में से गोल्ड जो है बेसिकली हमारा लेस रिएक्टिव मेटल है, इसलिए इसकी ज्वेलरी भी बनाई जाती है, क्लियर। नेक्स्ट देखो बेटा, सोल्डर इज एन अलॉय मेड ऑफ। अब सोल्डर जो है किसका अलॉय है, तो बेटा हमें पता है कि लेड और टिन का अलॉय है हमारा सोल्डर, क्योंकि बेसिकली दो वायर को ज्वाइंट करने में हेल्प करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल बट इज लश्रस। अब इसमें से पूछा है बेटा कि इनमें से कौन सा नॉन मेटल है, लेकिन नॉन मेटल होने के साथ साथ उसकी प्रॉपर्टी लश्रस भी है, क्योंकि हमें पता है ना बेटा लश्रस किसकी प्रॉपर्टी होती है, मेटल्स की। तो एक एक्सेप्शन आ गया, ठीक है, और एक्सेप्शन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसा कौन सा नॉन मेटल है बेटा जो कि नॉन मेटल होने के साथ साथ लश्रस भी है, यानी शाइन भी करता है। तो हमें पता है बेटा कि आयोडीन जो है नॉन मेटल है लेकिन फिर भी शाइन करता है। नेक्स्ट देखो बेटा, इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव अ कोटिंग ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, द मटेरियल जनरली यूज्ड इज। अब इलेक्ट्रिकल वायर के ऊपर जो बेटा कोटिंग चढ़ाई जाती है वो किस मटेरियल की होती है, तो हमें पता है बेटा वो हमारा पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, जिसको हम बोलते हैं पीवीसी। क्या बोलते हैं बेटा, पीवीसी। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड बेसिकली इंसुलेटर होता है वो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेटल इज करेक्ट। अब इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है मेटल्स के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ऑल मेटल्स आर कंसिडर्ड सॉलिड इन नेचर। क्या सारे के सारे मेटल जो है बेटा नेचर के अंदर सॉलिड होते हैं, नहीं होते, ठीक है। लेकिन कुछ हमारे ऐसे मेटल्स भी होते हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था मरकरी का, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन अगर बेटा यहां पर ऑल की जगह जनरली लिखा होता ना तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता कि जनरली मेटल्स आर कंसीडर्ड सॉलिड इन नेचर, कि ज्यादातर मेटल जो है वो हमारे सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन सारे नहीं पाए जाते, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत। आगे बोल रहा है बेटा, मेटल्स आर ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग हैंडल्स ऑफ कुकिंग वेसल्स। अब कुकिंग वेसल्स के हैंडल्स बनाने के लिए क्या मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है, नहीं किया जाता बेटा, क्योंकि हमें पता है कि मेटल जो है थर्मल कंडक्टिविटी को अच्छा शो करते हैं। तो अगर बेटा उसके हम हैंडल्स बनाने लगे तो हमारा हाथ जल सकता है। तो हमें क्या चाहिए, जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी लो हो, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत। यूजुअली मोस्ट मेटल्स हैव अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, ये स्टेटमेंट सही लग रहा है बेटा, क्योंकि अगर हम मेटल्स की बात करें तो यूजुअली जनरली बात करें तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई। तो स्टेटमेंट क्या है बेटा, करेक्ट। लास्ट देख लो, गोल्ड इज यूजुअली यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर। अब गोल्ड जो है बेटा कभी भी इलेक्ट्रिकल वायर को बनाने में यूज नहीं करते, ठीक है। एक तो कॉस्टली है और क्वांटिटी में भी बहुत ज्यादा कम है। मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड विद सैंड पेपर बिफोर मेकिंग इट बर्न, द रीजन इज रबिंग द रिबन इज टू, ठीक है। अब बोला जा रहा है बेटा कि एक मैग्नीशियम की रिबन है और उसको जलाने से पहले उसको सैंड पेपर से रब क्यों किया जाता है। तो देखो बेटा, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर जब वो खुले एटमॉस्फेयर के अंदर होती है तो उसके ऊपर ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, लेयर चढ़ जाती है, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ जाती है, तो सैंड पेपर से पहले उस लेयर को हटाया जाता है, तब जाकर इजीली उसको बर्न हम कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, रिमूव मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्ड ओवर द सरफेस ऑफ द मैग्नीशियम। तो करेक्ट ऑप्शन सी, कि मैग्नीशियम के सरफेस से सबसे पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हटाया जाता है। नेक्स्ट देखिए बेटा, एन एलिमेंट इज रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। एक एलिमेंट है बेटा वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और ऐसा कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहा है जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाई है, ठीक है। दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सॉल्यूबल इन वाटर, द एलिमेंट इज लाइकली टू बी। अब बोला जा रहा है बेटा कि ये जो कंपाउंड है वो वाटर के अंदर भी क्या है,
सॉल्यूबल है, ठीक है। तो बताओ वो एलिमेंट कौन सा? तो हमें पता है बेटा कैल्शियम है, क्योंकि कैल्शियम को जब आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हो तो ये क्या बन जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड को फिर दोबारा से आप पानी के अंदर डिसॉल्व करा दोगे तो क्या बन जाएगा बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा हमारा? ए, कैल्शियम। क्लियर? When calcium oxide is dissolved in water, calcium hydroxide is obtained. The solution that is obtained has dash nature. अब देखो बेटा बोला जा रहा है जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के अंदर डिसॉल्व कराओगे तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इसका नेचर कैसा है? तो देखो बेटा इसमें OH आ रहा है तो सिंपल सी समझ लो OH आ रहा है तो ये कैसे नेचर का होगा? बेसिक, जिसको हम बोलते हैं एल्कलाइन। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा? एल्कलाइन नेचर। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, द मेटल एक्स डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर बट फ्लोट्स ऑन हॉट वाटर विद फॉर्मेशन ऑफ कलरलेस बबल। अब बोला जा रहा है बेटा एक मेटल एक्स है जो कि कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, लेकिन अगर उसी को हम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो सरफेस के ऊपर यानी वाटर के ऊपर क्या करने लग जाता है? तैरने लग जाता है बबल्स के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर जो कलरलेस बबल्स की फॉर्मेशन होगी जाहिर सी बात है बेटा किसकी होगी? हमारी हाइड्रोजन गैस की। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मेटल एक्स? तो वो मेटल एक्स कौन सा होगा? तो हमें पता है बेटा देखो मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम बेसिकली बेटा कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर हाइड्रोजन गैस के बबल्स की फॉर्मेशन करता है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा? मैग्नीशियम, ठीक है। एल्यूमिनियम भी करता है लेकिन अगर हम हाईली रिएक्टिव मेटल की बात करें तो एल्यूमिनियम से ज्यादा बेटा मैग्नीशियम करता है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, कॉपर इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉपर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दी सेम। बोला जा रहा है कि कॉपर जो है बेटा वो कुकिंग यूटेंसिल्स यानी खाने बनाने के जो बर्तन होते हैं उनको बनाने में काम आता है, तो इसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी करेक्ट नहीं, ठीक है। अब सबसे पहली चीज मैलिएबिलिटी, क्या कॉपर की बेटा जो प्रॉपर्टी है वो मैलिएबिलिटी नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। अगर उसके बर्तन बनाए जा रहे हैं तो मैलिएबिलिटी होना जरूरी है। मैलिएबिलिटी क्या है बेटा? एक मेटल को आप एक पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हो, और जब तक आप उसे पतली शीट में कन्वर्ट नहीं करोगे आप उसके बर्तन कैसे बनाओगे? तो ये इसके लिए क्या है? करेक्ट है। लेकिन हमसे पूछा है कौन सा करेक्ट नहीं है, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी, अब बर्तन बनाए जा रहे हैं बेटा तो थर्मल कंडक्टिविटी भी उसकी अच्छी होनी चाहिए, तो ये भी चाहिए। हाई मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल पिघले नहीं बर्तन, तो ये भी चाहिए, ठीक है। लेकिन हाई रिएक्टिविटी, अब हाई रिएक्टिविटी नहीं चाहिए बेटा, ठीक है, क्योंकि हाई रिएक्टिविटी का कोई लेना देना नहीं बेटा कुकिंग यूटेंसिल से, ठीक है। क्योंकि अगर हीट जैसे ही दोगे और वो रिएक्ट कर गया तो खाना बनाने का तो कोई मतलब नहीं रहा उसमें, तो उसके तो बर्तन बन ही नहीं पाएंगे। तो कौन सा नहीं माना जाएगा उसके लिए बेटा? ऑप्शन डी। ये स्टेटमेंट कॉपर के लिए सही नहीं। नेक्स्ट देखिए, ऑन एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग अ मेटल एक्स। बोला जा रहा है बेटा कि एक मेटल एक्स है टेस्ट ट्यूब के अंदर, एक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है टेस्ट ट्यूब के अंदर और उसके अंदर हमने क्या डाल दिया? मेटल एक्स। A colorless gas is produced when a burning matchstick is brought near it. Which of the following correctly represent metal X? तो metal X को जब आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हो तो वही चीज मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो किसकी फॉर्मेशन होगी बेटा? हमारी हाइड्रोजन गैस की। तो यहां पर कौन सी गैस निकलेगी बेटा? हाइड्रोजन गैस, और कलरलेस गैस हमारी हाइड्रोजन गैस ही होती है, ठीक है। और जैसे ही आप उसको बर्न करोगे माचिस की तीली के साथ तो उसके अंदर से जो साउंड आएगी वो कौन सी आती है? पॉपिंग साउंड। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट मेटल एक्स। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि मेटल एक्स कौन सा होगा। तो जरा देखो बेटा, सबसे पहली चीज सिल्वर लेस रिएक्टिव होता है, रिएक्ट नहीं करेगा। सल्फर नॉन मेटल है, इसको हटा दो, ठीक है। कॉपर जो है बेटा लेस रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन को कभी भी सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर से रिप्लेस नहीं कर पाएगा, तो रिएक्शन होगी ही नहीं। तो कौन सा ऑप्शन बचता है बेटा? सिर्फ और सिर्फ सोडियम। कौन सा ऑप्शन बचेगा? सिर्फ और सिर्फ सोडियम। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब एक 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से बताओ कौन सा पेयर जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो करेगा। तो देखो जरा, NaCl सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल। अब यहां पर देखो NaCl का सॉल्यूशन है और कॉपर मेटल डाला जा रहा है। अब मुझे पता है बेटा कि सोडियम और कॉपर में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? सोडियम। तो सोडियम को कभी भी कॉपर रिप्लेस नहीं कर पाएगा, और रिप्लेस नहीं कर पाएगा बेटा तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी ही नहीं। गलत। मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड एल्यूमिनियम मेटल। अब देखो एल्यूमिनियम जो है बेटा लेस रिएक्टिव होता है मैग्नीशियम से, तो ये भी इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो रिएक्शन यहां भी पॉसिबल नहीं। FeSO4 सॉल्यूशन एंड सिल्वर, सिल्वर लेस रिएक्टिव होता है आयरन से, यहां भी पॉसिबल नहीं होगी। लेकिन अब देखो यहां पर AgNO3 सॉल्यूशन, ठीक है, एंड कॉपर। अब कॉपर जो है बेटा सिल्वर से तो ज्यादा ही रिएक्टिव होता है, तो ये कॉपर जो है सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा, तो यहां पर ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा? ऑप्शन डी। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, Which among the following alloys containing mercury as one of its components। ठीक है, अब इसमें से बोला जा रहा है बेटा कि इनमें से कौन सा वो कंपोनेंट है जिसमें मरकरी का भी कुछ ना कुछ पार्ट होता है। तो हमें पता है बेटा वो क्या होता है? हमारा जिंक अमलगम। इसको हम ऐसे लिखते हैं, जिंक अमलगम। मरकरी का कुछ ना कुछ पार्ट मिलेगा।
नेक्स्ट देखिए, एन अलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। अलॉय क्या होता है बेटा हमारा? होमोजेनियस मिक्सचर। क्लियर। अब हम आते हैं बेटा असर्शन रीजन पे। एक बार आप इन ऑप्शंस को देख लीजिए, इन्हीं के व्यापरम आगे के आंसर टिक करने। क्लियर। चलो देखते हैं बेटा। देखिए बेटा, असर्शन हमारा क्या कह रहा है? सोडियम मेटल इज ऑलवेज प्लेस्ड इन द वाटर। कि जो सोडियम मेटल है वो हमेशा कहां पर प्लेस कराया जाता है? वाटर के अंदर। तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है बेटा, ये स्टेटमेंट गलत, क्योंकि हमें पता है बेटा कि वाटर के साथ सोडियम जो है बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, और हमें रिएक्शन से अगर बचाना है तो उसको किसके अंदर स्टोर किया जाएगा? केरोसिन के अंदर। ठीक है, इसको मिट्टी का तेल बोलते हैं, केरोसिन के अंदर। तो असर्शन हमारा गलत है, असर्शन गलत है बेटा, तो रीजन ऑटोमेटिकली अपने आप सही होगा। आंख बंद करके लगा देना अगर असर्शन गलत है तो। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा? डी। 50 देखिए बेटा, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3। अब देखो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि डाइल्यूट HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड जो है वो हमारा क्या होता है? गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा, तो जैसे ही रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी वो तुरंत उसको ऑक्सीडाइज करके वाटर के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो यहां पर हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो ये स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट। रीजन देखिए, HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो ये स्टेटमेंट यही गलत हो गया। अभी मैंने आपको बताया कि HNO3 क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता, क्या होता है? गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये स्टेटमेंट गलत। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बेटा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए असर्शन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कलर चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इनटू द सॉल्यूशन। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है बेटा। जब भी आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का अगर कलर देखोगे ध्यान से तो वो ब्लू से किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्रीन में। जब भी आप किसके साथ रिएक्ट कराते हो? आयरन के साथ। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है बेटा? बिल्कुल करेक्ट। कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। अब देखो बेटा यहां पर बोला जा रहा है कि कॉपर जो है वो आयरन से मोर रिएक्टिव है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कॉपर जो है बेटा वो लेस रिएक्टिव होता है आयरन से। तो ये स्टेटमेंट गलत। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा? ऑप्शन सी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, A copper plate is dipped in silver nitrate solution. Silver is displaced by copper after some time. अब देखो बोला जा रहा है बेटा कि सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ले लिया और उसके अंदर आप कॉपर की प्लेट डालो। बेसिकली बेटा कॉपर जो है हाईली रिएक्टिव है किससे? सिल्वर से। तो वो सिल्वर को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा, यानी रिएक्शन पॉसिबल है। तो ये स्टेटमेंट क्या है बेटा? बिल्कुल करेक्ट। सिल्वर इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। कि सिल्वर जो है बेटा वो कॉपर से मोर रिएक्टिव होती है क्या? नहीं होती, लेस रिएक्टिव होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा? सी। नेक्स्ट देखिए, मेटल्स बिलो हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। अब बोला जा रहा है बेटा जो मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे होते हैं, अब हाइड्रोजन से नीचे है इसका मतलब क्या है बेटा? कि वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होंगे, और लेस रिएक्टिव मेटल कभी भी हाईली रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें क्या बोला है? मेटल बिलो हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। तो डाइल्यूट एसिड में से हाइड्रोजन को कभी भी डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि लेस रिएक्टिव है। सिंपल। तो जब बेटा असर्शन गलत है तो रीजन ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट नॉन मेटल प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। तो हमें पता है बेटा कि मेटल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जो ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं वो बेसिक होती है। ठीक है, नेचर में कैसी होती है? बेसिक। और नॉन मेटल्स कैसी करते हैं बेटा? एसिडिक। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? करेक्ट। मोस्ट मेटल्स गिव राइज टू बेसिक ऑक्साइड। तो मेटल जो है वो किसकी फॉर्मेशन करते हैं बेटा? बेसिक ऑक्साइड। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, लेकिन बेटा दोनों ही स्टेटमेंट में कुछ अलग अलग बात करी जा रही है, एक में नॉन मेटल के बारे में और एक में मेटल के बारे में। तो मैं कहूंगा कि रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? बी वाला। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल। हमें पता है बेटा कि आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन कैसे होती है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जब मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे और वहीं पर नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, तब जाकर बेटा आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन हो। तो ये स्टेटमेंट क्या है बेटा? बिल्कुल करेक्ट। By sharing of electron between the two atoms, the combining atoms may contribute equal number of electrons which are the common for both atoms। अब बोला जा रहा है बेटा कि जब भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी दो एटम्स के बीच में, तो दोनों के पास जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होगा बेटा? इक्वल होगा। यानी अगर ये दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है तो उससे बॉन्ड बनाने वाला जो दूसरा एटम होगा वो भी दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ही करेगा। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है बेटा? बिल्कुल करेक्ट। लेकिन रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, क्योंकि असर्शन के अंदर बेटा आयनिक कंपाउंड की बात करी जाएगी और रीजन के अंदर अगर शेयरिंग हो रही है तो वहां पर कोवेलेंट कंपाउंड बनेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन दोनों सही है, लेकिन रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा असर्शन। क्लियर। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी। 56 देखिए बेटा, आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मैंने बताया था आयनिक कंपाउंड के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो भी कौन सा होता है बेटा? हमारा आयनिक बॉन्ड, जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और आयनिक बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग है तो जाहिर सी बात है बेटा उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा?
हाई, यानी असर्शन करेक्ट। रीजन देखिए, अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। और जब बेटा आयनिक कंपाउंड के अंदर आयनिक बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उनको ब्रेक करने के लिए आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी भी देनी पड़ेगी, तब जाकर वो बॉन्ड जो है ब्रेक होगा। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट। अब रीजन जो है बेटा असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो करेक्ट कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए वाला। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, सोडियम क्लोराइड हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब सोडियम क्लोराइड, अब यहां पर सोडियम क्लोराइड यानी NaCl की बात करी जा रही है बेटा। तो देखो जरा, सोडियम क्या है बेटा हमारा मेटल, और क्लोरीन क्या है नॉन मेटल। और हमें पता है कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में जब भी बॉन्ड बनेगा तो वो बॉन्ड कैसा होता है बेटा, आयनिक बॉन्ड होता है। और आयनिक बॉन्ड होगा तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या होगा, हाई। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट। रीजन देखिए, सोडियम क्लोराइड कंसिस्ट ऑफ Na+ एंड Cl नेगेटिव आयंस। ठीक है, सोडियम क्लोराइड के अंदर हमें पता है कि सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इसीलिए Na+, और क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो Cl नेगेटिव। These oppositively charged ions are break by large amount of energy। ठीक है, और अगर इनको हमें ब्रेक करना है, इनके बॉन्ड को यानी NaCl को ब्रेक करना है बेटा, तो हमें लार्ज अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और बिल्कुल सही बात है, क्यों, क्योंकि NaCl आयनिक कंपाउंड है, और अभी बताया बेटा आयनिक कंपाउंड के अंदर जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बॉन्ड होगा, और उसको तोड़ने के लिए एनर्जी भी ज्यादा चाहिए। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट। ठीक है, तो यहां पर रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा हमारा, ए वाला। क्लियर। नेक्स्ट देखिए बेटा, आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉल्यूशन एज वेल एज इन अ सॉलिड स्टेट। अब देखो, आयनिक कंपाउंड जो है बेटा वो एक तो एक्वस फॉर्म में और एक मोल्टन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, सॉलिड फॉर्म में नहीं करते। तो यहां तक ये सही था बेटा, यहां तक ये स्टेटमेंट सही था सॉल्यूशन तक, लेकिन उसके बाद जो सॉलिड स्टेट की बात करी गई, इसने ये असर्शन को क्या कर दिया, गलत। और असर्शन गलत हो गया तो बेटा रीजन ऑटोमेटिकली करेक्ट, ऑप्शन डी यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट देखिए बेटा, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स इन नेचर। नेचर के अंदर जो कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं वो कंपाउंड्स की फॉर्म में पाए जा रहे हैं। तो बिल्कुल सही बात है बेटा कि कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड्स की फॉर्म में, ठीक है, कार्बोनेट की फॉर्म में और सल्फोनेट की फॉर्म में, इनकी फॉर्म में पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम बेटा हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो जो कि बेटा एटमॉस्फेयर के अंदर जो अदर एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ क्या कर लेता है, रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, कभी भी आपको नेटिव फॉर्म में नहीं पाए जाएंगे, यानी प्योर फॉर्म में नहीं पाए जाएंगे। इनको हमेशा आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, प्योर फॉर्म में आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो असर्शन क्या है, करेक्ट है। रीजन देखिए, गोल्ड एंड प्लेटिनम आर फाउंड इन द फ्री नेटिव स्टेट। अब गोल्ड और प्लेटिनम की बात करें तो ये हमारे लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं बेटा। अब लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं तो इनको आप प्योर फॉर्म में नेचर के अंदर फाउंड कर सकते हो। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो यहां पर देखो बेटा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, क्योंकि रीजन जो है असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। नेक्स्ट देखिए, ओर्स ऑफ मेनी मेटल्स आर ऑक्साइड। अगर हम बात करें बेटा, बहुत सारे मेटल्स के जो ओर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑक्साइड फॉर्म में पाए जाते हैं। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ एटमॉस्फेयर में वो क्या कर लेते हैं, पहले ही रिएक्ट करे होते हैं। ठीक है, रीजन देखिए, द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट इज नोन एज ओर्स। ये स्टेटमेंट गलत है बेटा, क्योंकि अर्थ के क्रस्ट के अंदर जो नेचुरली फॉर्म में पाए जाते हैं उन्हें हम मिनरल्स कहते हैं, ना कि ओर्स कहते हैं। ठीक है, और हम कब कहेंगे बेटा, जब हम उस मिनरल के अंदर से किसी भी मेटल की क्वांटिटी को इजीली और प्रॉफिटेबली वे में ज्यादा अमाउंट में बाहर एक्सट्रैक्ट कर पाए, तब जाकर हम उसको ओर कहेंगे। तो हम यहां पर ओर नहीं कहेंगे बेटा, तो हम क्या कहेंगे, इसको मिनरल्स कहेंगे। तो ये हमारा गलत, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, सी वाला। नेक्स्ट देखिए बेटा, द सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। अब बोला जा रहा है बेटा कि जो सल्फाइड ओर्स होते हैं उनको हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करके। तो हमें पता है बेटा इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट। रीजन देखो, द सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग अबव द मेल्टिंग पॉइंट। अब बोला जा रहा है बेटा कि यहां पर सल्फाइड ओर्स को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए उनके मेल्टिंग पॉइंट से अबव हमें क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है बेटा, क्योंकि ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि मेल्टिंग पॉइंट से अबव ही आपको हीट करना पड़े। अगर आप बिलो मेल्टिंग पॉइंट के भी हीट करोगे तो भी वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा यहां पर रीजन क्या हो जाएगा, गलत। तो करेक्ट ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिल्वर आर्टिकल्स टर्न ब्लैक आफ्टर सम टाइम। अब आपने देखे होंगे सिल्वर की आपके घर में जो ज्वेलरीज होती होंगी तो कुछ समय बाद वो ब्लैक पड़ जाती है, यानी उनके ऊपर लेयर चढ़ जाती है, किसकी, सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है बेटा, करेक्ट है। रीजन देखो, ब्लैक कोटिंग ओवर सिल्वर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड। तो जो लेयर होती है वो किसकी होती है बेटा, सिल्वर सल्फाइड। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट, और रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, ए। 63 देखिए बेटा, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन अलॉय इज मोर देन दैट ऑफ प्योर मेटल। अब ये स्टेटमेंट गलत है बेटा, क्योंकि अगर हम प्योर मेटल की बात करें तो प्योर मेटल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है अलॉयज के कंपैरिजन। अगर उनको आप अलॉयज में कन्वर्ट करते हो तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो जाती है,
लो हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? लो। इसमें क्या बोला है? इसमें बोला है हाई मोर है, तो ये स्टेटमेंट गलत, और ये स्टेटमेंट गलत, तो बेटा ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? करेक्ट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, alloy may be defined as a homogeneous mixture of two or more metals or a metal and non metal। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है बेटा कि जो अलॉय होता है वो मेटल और नॉन मेटल का क्या होता है? मिक्सचर होता है। मेटल मेटल का हो सकता है या फिर मेटल और नॉन मेटल का हो सकता है। रीजन देखिए, एन अलॉय कंटेनिंग मरकरी एज वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट मेटल इज नोन एज अमलगम। ठीक है, अब इसमें बोला जा रहा है बेटा कि अगर हम किसी भी अलॉय के अंदर कुछ पार्ट मरकरी का मिला दें तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? अमलगम। जैसे कि अभी हमने देखा ना जिंक अमलगम, जिंक के अंदर हमने किसका पार्ट मिला दिया था? मरकरी का, तो वो हमारा क्या कहलाता? जिंक अमलगम। ऐसे ही अगर किसी भी अदर एलिमेंट के अंदर आप मेटल के अंदर कुछ अमाउंट में मरकरी को मिला दोगे तो वो उसका क्या बन जाता है? अमलगम। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है बेटा? करेक्ट है। ठीक है, तो अब यहां पर देखो बेटा, रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देना, तो ऑप्शन बी। 65 देखिए, सोल्डर इज यूज फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स टुगेदर। अब सोल्डर जो है बेटा वो किस लिए यूज करा जाता है? अभी मैंने बताया भी था पिछले क्वेश्चन में कि दो इलेक्ट्रिकल वायर्स को ज्वाइंट करने का काम आता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट। रीजन देखिए, सोल्डर इज एन अलॉय ऑफ लेड एंड टिन, जो कि हमने देखो पढ़ा भी था उसके एमसीक्यू के अंदर कि सोल्डर जो है बेटा लेड और टिन का क्या होता है? अलॉय होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? लो। मेल्टिंग पॉइंट लो होना क्यों जरूरी है बेटा? क्योंकि इस समय क्या करना है? वायर्स को ज्वाइंट करना है। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट है बेटा, और रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, मतलब ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रिकल्स वायर्स कैन बी मेड ऑफ कॉपर। इलेक्ट्रिकल्स वायर जो है बेटा वो कॉपर के बनाए जाते हैं। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। कॉपर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये स्टेटमेंट गलत है बेटा, क्योंकि कॉपर अगर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता तो कभी भी उसके वायर नहीं बनाए जाते। ये स्टेटमेंट गलत, ऑप्शन सी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या है बेटा? कि उसके अंदर से बेसिकली रिंगिंग साउंड आनी चाहिए। ठीक है, तो मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या होते हैं? सोनोरस होते हैं। ठीक है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी नहीं है। रीजन देखो, दे आर जनरली ब्रिटल इन सॉलिड स्टेट एंड दे ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन हिट बाय अ हैमर। अब देखो इसमें सीधा स्टेटमेंट क्या बोला है कि वो जनरली कैसी स्टेट में होते हैं बेटा? सॉलिड स्टेट में होते हैं और ब्रिटल होते हैं। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट गलत है बेटा, जनरली नहीं होते। कुछ कुछ हम कह सकते हैं मेटल जो कि बेसिकली ब्रिटल होते हैं, लेकिन सारे या फिर जनरली मेटल्स ब्रिटल नहीं होते। ठीक है, उनको आप हैमर से ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, तो ये स्टेटमेंट गलत, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए बेटा, कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड विच इज एन एसिडिक ऑक्साइड। अब देखो कार्बन क्या है बेटा? हमारा नॉन मेटल, और नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जो ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगा वो हमेशा कैसी होगी? एसिडिक होगी बेटा। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? करेक्ट। नॉन मेटल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, ये स्टेटमेंट भी क्या है बेटा? करेक्ट, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। अभी मैंने बताया था बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान जब भी आपको किसी भी मेटल को प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करना है तो वो कौन से मेटल्स होंगे बेटा? हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स, हाईली रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? करेक्ट। रीजन देखिए, मेटल्स आर डिपॉजिटेड एट द कैथोड इन इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। तो अभी मैंने बताया कि एनोड और कैथोड का काम क्या होगा बेटा? एनोड के पास जितनी भी इंप्योरिटीज होगी वो उसके नीचे जमा हो जाती है, लेकिन कैथोड के पास आपको क्या मिलेगा? प्योर मेटल मिलेगा। ठीक है, सारा का सारा मेटल कहां जमा होगा बेटा? कैथोड पर। ठीक है, तो असर्शन और रीजन में से रीजन देखो जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? ए। क्लियर। नेक्स्ट देखिए बेटा, जिंक ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस टू जिंक मेटल ऑन हीटिंग विद कार्बन। बोला जा रहा है बेटा कि जब आप जिंक ऑक्साइड को कैन बी रिड्यूस टू जिंक मेटल ऑन हीटिंग विद कार्बन, जब आप जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ हीट करोगे तो जिंक ऑक्साइड जो है रिड्यूस हो जाएगा। बेसिकली रिड्यूस होने का मतलब क्या है कि कार्बन जो है जिंक को बेटा ऑक्सीजन के साथ से क्या कर देगा? हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, क्या ऐसा पॉसिबल है बेटा? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि कार्बन जो है जिंक से क्या होता है? मोर रिएक्टिव होता है। तो स्टेटमेंट सही है। रीजन देखो, कार्बन इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। अब ये स्टेटमेंट गलत है बेटा, क्योंकि अगर लेस रिएक्टिव होगा तो वो कभी भी उसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। ये स्टेटमेंट गलत, तो करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन द प्रोसेस ऑफ एनोडाइजिंग इज यूज्ड। अब कोरोजन से बचने के लिए बेटा हम एनोडाइजिंग मेथड भी यूज करते हैं। स्टेटमेंट करेक्ट है। रीजन देखो, एनोडाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विद अ लेयर ऑफ जिंक। अब ये स्टेटमेंट गलत है बेटा, क्योंकि आयरन के ऊपर जब हम जिंक की लेयर चढ़ाते हैं, कोटिंग करते हैं, तो उस मेथड को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, ना कि एनोडाइजिंग। तो ये स्टेटमेंट गलत, करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एंडोथर्मिक इन नेचर। अब देखो रस्टिंग ऑफ आयरन, अब रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करें बेटा तो वो एंडोथर्मिक नहीं होती, वो क्या होती है? एक्सोथर्मिक। ठीक है, यानी उसके अंदर से हीट निकलेगी, लेकिन इतने स्लो प्रोसेस के दौरान हीट निकलती है कि वो आपको बिल्कुल कह सकते हो देखने में भी नहीं आएगी बेटा। ठीक है, तो एंडोथर्मिक नहीं होता बेटा, क्या होता है? एक्सोथर्मिक। तो ये हमारा गलत, अब ये गलत हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? करेक्ट। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया बेटा? डी वाला। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए बेटा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन।
अब यहां से बेटा देखो हमारे एमसीक्यू और असर्शन रीजन खत्म हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो जरा देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ मेटल ए रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर एंड द गैस इवॉल्व कैचेस फायर। कि कोई एक मेटल ए है बेटा और बहुत ज्यादा विग्रस रिएक्शन करता है कोल्ड वाटर के साथ। अब देखो जरा बेटा, कोल्ड वाटर के साथ वही एलिमेंट जल्दी रिएक्ट करते हैं जो कि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ बेटा कोई एक ऐसी गैस निकल रही है जो कि फायर को बहुत जल्दी कैच करती है। तो हमें पता है बेटा ऐसा क्या मेटल हो सकता है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे इसकी। अनदर मेटल बी व्हेन डिप्ड इन वाटर स्टार्ट फ्लोटिंग। अब हम बात करते हैं बेटा कि कोई दूसरा मेटल है बी जो कि वाटर के अंदर क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, ठीक है। देन द मेटल सी डज नॉट रिएक्ट आइदर विद कोल्ड वाटर और हॉट वाटर। और जो मेटल सी है ना तो बेटा वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता ना ही हॉट वाटर के साथ, बट रिएक्ट विद स्टीम, लेकिन वो स्टीम के साथ अच्छे से रिएक्ट करता है। देन द मेटल डी डज नॉट रिएक्ट विद ऑल। और बेटा जो मेटल डी है वो इन सभी में से किसी से रिएक्ट नहीं करता, ना तो कोल्ड वाटर के साथ, ना हॉट वाटर के साथ, ना ही स्टीम के साथ, ना ही वाटर के साथ। आइडेंटिफाई द मेटल ए बी सी एंड डी। अब आपको ए बी सी डी जो मेटल है वो आपको बता दे। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल ए की। अब यहां पर मेटल ए कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब कोल्ड वाटर के साथ कौन रिएक्ट करेगा बेटा, जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। तो यहां पर हमारा ए जो मेटल हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा बी की। मेटल बी व्हेन डिप्ड इन वाटर स्टार्ट फ्लोटिंग। वाटर के साथ रिएक्ट करने पर वो फ्लोट करने लग जाता है। तो हमें पता है बेटा वो क्या होता है, हमारा कैल्शियम। क्या होता है, कैल्शियम। कैल्शियम वाटर के अंदर जैसे डालोगे वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा। अब बात करते हैं बेटा मेटल सी की। मेटल सी डज नॉट रिएक्ट विद आइदर कोल्ड वाटर और हॉट वाटर। जो मेटल सी है बेटा ना तो कोल्ड वाटर और हॉट वाटर दोनों के साथ ही रिएक्ट नहीं कर रहा, लेकिन स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब वो कौन सा एलिमेंट होता है बेटा, हमारा आयरन। कौन सा होता है, आयरन। क्लियर। अब डी के लिए बोला जा रहा है बेटा कि ये मेटल किसी से भी रिएक्ट नहीं करता, यानी उसकी रिएक्टिविटी इन सभी से कम होगी। अब कौन सा एलिमेंट हो सकता है बेटा, वो कॉपर। कौन सा हो सकता है, कॉपर। तो कॉपर इन किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो ए हमारा सोडियम, बी हमारा कैल्शियम, सी हमारा आयरन और डी हमारा कॉपर। क्लियर। नेक्स्ट देखिए बेटा, व्हेन अ जिंक प्लेट इज डिप्ड इन फेरस सल्फेट सॉल्यूशन फॉर सम टाइम इट इज ऑब्जर्व दैट द पेल ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन डिसअपीयर। ठीक है। अब बोला जा रहा है बेटा कि जब हम जिंक प्लेट को, यानी जिंक की रिएक्शन किससे करा रहे हैं बेटा, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन के साथ, यानी जिंक की सीधी रिएक्शन हमने किससे कराई, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन के साथ। ठीक है। अब बोला जा रहा है कि कुछ इस रिएक्शन के बाद कुछ समय बाद ऐसा देखा जाता है जो पेल ग्रीन कलर था किसमें वो गायब हो जाता है, यानी कलरलेस हो जाता है। ठीक है। तो अब जरा देखो बेटा, अब हम सभी को पता है कि जो फेरस सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो पेल ग्रीन कलर का होता है। ठीक है। अब यहां पर जिंक जो है बेटा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा किससे, आयरन से, जिसकी वजह से जिंक जो है आयरन को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना लेगा बेटा, जिंक सल्फेट बना लेगा। क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट, जिसका कलर क्या होता है, कलरलेस होता है, यानी कलर क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। ठीक है। तो जरा देखो, जिंक इज हायर देन आयरन इन द रिएक्टिविटी सीरीज सो इट कैन डिस्प्लेस आयंस फ्रॉम द सल्फेट सॉल्यूशन। तो जिंक आयरन से क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है। सेकंड पार्ट में बोला जा रहा है बेटा, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। तो देखो रिएक्शन आपके सामने है बेटा कि जिंक को हमने फेरस सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराया, तो इस जिंक ने आयरन की जगह ले ली और क्या बना लिया, जिंक सल्फेट, और लास्ट में बेटा आयरन को रिमूव कर दिया। क्लियर। तो ये रिएक्शन आप याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, when two compounds namely sodium chloride and calcium chloride are heated directly one by one on the flame of a burner they impact different colors to the flame। अब बोला जा रहा है बेटा कि बर्नर के ऊपर डायरेक्टली हीट किया जा रहा है किसको, एक तो सोडियम क्लोराइड को और एक कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है, नेम द कलर इंपार्टेड बाय सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड। अब बोला जा रहा है कि डायरेक्टली हीट करने पर इन दोनों कंपाउंड को कौन कैसा कलर देगा। तो अब यहां पर हम बात करते हैं बेटा सोडियम क्लोराइड की। तो सोडियम क्लोराइड देखो गोल्डन येलो कलर देगा। कैसा देगा, गोल्डन येलोइश कलर टाइप देगा जब आप उसको डायरेक्टली हीट करोगे। और अगर हम बात करें बेटा कैल्शियम क्लोराइड की, तो ये ब्रिक रेड यानी ऑरेंज रेड जो कलर होता है वो उसकी फॉर्मेशन करेगा। ठीक है। तो ये कलर याद रखने के लिए बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस तरीके से कलर के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से कंपाउंड का कलर कैसा होता है। ठीक है। तो याद रखिएगा कि सोडियम क्लोराइड को जब डायरेक्टली आप बर्न करोगे तो वो गोल्डन येलोइश कलर देगा और कैल्शियम क्लोराइड को करोगे तो वो ब्रिक रेड। क्लियर। आगे सेकंड पार्ट में बोल रहा है, आर दीज कंपाउंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज केरोसिन और पेट्रोल। अब बोला जा रहा है बेटा कि ये जो कंपाउंड है यानी सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, क्या वो केरोसिन और पेट्रोल के अंदर डिसॉल्वेबल होते हैं या नहीं होते हैं। तो आंसर बेटा सीधा होगा नो। क्या होगा, नो। क्यों नहीं होता बेटा, उसका रीजन है क्योंकि केरोसिन और जो पेट्रोल है बेटा वो क्या होते हैं, हमारे नॉन पोलर सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं, नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं बेसिकली। ठीक है। लेकिन अब सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड की बात करें तो ये क्या है बेटा, पोलर है नेचर में। तो जब नेचर के अंदर ये पोलर होंगे तो ये पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही क्या होंगे, डिसॉल्व होंगे।
और केरोसिन और जो पेट्रोल है बेटा वो हमारे क्या है, नॉन पोलर, इसीलिए ये इसके अंदर डिसॉल्वेबल नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेम अ मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी एंड राइट 3 मेन स्टेप्स इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ दिस मेटल फ्रॉम दिस इट्स सल्फाइड ओर। अब बोला जा रहा है बेटा कि कोई भी एक ऐसा मेटल ले लो जिसकी रिएक्टिविटी बिल्कुल मीडियम यानी बीच में लाई करती हो, ना तो हाईली रिएक्टिव ज्यादा हो ना ही लो रिएक्टिव हो, यानी बीच में उसकी रिएक्टिविटी लाई करनी चाहिए। अब उसको आपको 3 ऐसे स्टेप लिखने हैं उसको एक्सट्रैक्ट करने के, किससे, उसके सल्फाइड ओर से। ठीक है, तो हम सभी को पता है बेटा कि जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया, जैसे कि जिंक है बेटा, ठीक है, इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, मीडियम होती है। ठीक है, ना तो बहुत ज्यादा होगी ना ही बहुत कम होगी, तो जिंक ले लिया। अब इसको हमें इसके सल्फाइड ओर से क्या करना है, अलग करना, एक्सट्रैक्ट करना है। तो इसका सल्फाइड ओर क्या होता है बेटा, ZnS। क्या होता है, ZnS, यानी जिंक सल्फेट। क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट। ठीक है, अब 3 स्टेप कौन सा होगा बेटा, सबसे पहला हमें पता है, जैसे जिसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, यानी उसकी आप कंसंट्रेशन करो। ठीक है, दूसरा बेटा रोस्टिंग। अब देखो यहां पर मीडियम रिएक्टिविटी वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम किससे करते हैं बेटा, अलग, यानी एक्सट्रैक्ट किससे करते हैं, या तो रोस्टिंग से करेंगे या फिर कैल्सिनेशन से करेंगे। ठीक है, अब यहां पर बेटा बोला है उसने सल्फाइड ओर। अब सल्फाइड ओर की बात करी जा रही है, इसीलिए हम यहां पर किसका इस्तेमाल करेंगे, रोस्टिंग का। अगर कार्बोनेट ओर की बात करता तो हम किसका इस्तेमाल करते, कैल्सिनेशन का। क्लियर, तो इसीलिए हमने दूसरा जो स्टेप लिखा है वो क्या लिखा है बेटा, रोस्टिंग का लिखा है। रोस्टिंग क्या होता है, इसमें हम ऑक्सीजन के साथ इस जिंक यानी ZnS को क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। क्या करेंगे, रिएक्ट, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ज्यादा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। क्लियर। उसके बाद आता है बेटा रिडक्शन। अब रिडक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जब हम रोस्टिंग के दौरान ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ZnS को रिएक्ट कराते हैं तो यहां पर जिंक जो है वो क्या कर लेता है बेटा, ऑक्साइड बना लेता है, जिसको हम बोलते हैं जिंक ऑक्साइड। अब उसी जिंक ऑक्साइड में से हम ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, यानी ऑक्सीजन का रिमूवल हमारा क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो थर्ड प्रोसेस जो होगा हमारा क्या होगा, रिडक्शन होगा। जिंक ऑक्साइड में से हम ऑक्सीजन को अलग कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, तो हमारे पास प्योर फॉर्म में क्या बचेगा, जिंक बचेगा। तो 3 मेन प्रोसेस थे बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, दूसरा रोस्टिंग और तीसरा हमारा रिडक्शन। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक व्हेन केप्ट इन ओपन फॉर सम टाइम। ठीक है, कि सिल्वर के जो आर्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा तक मतलब कुछ समय के लिए ओपन में अगर रख दें तो वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं। ठीक है, वेयर एज कॉपर वेसल लूज देयर शाइनी ब्राउन सरफेस एंड गेन अ ग्रीन कोट व्हेन केप्ट इन ओपन। अगर कॉपर की बात करें तो बेटा वो कौन सा कलर ले लेता है, ग्रीनिश कलर का हो जाता है, यानी उसके ऊपर जो कह सकते हो कोरोजन होता है उसका जो कलर होगा वो कैसा होगा, ग्रीनिश कलर होगा। ठीक है, नेम द सब्सटेंस प्रेजेंट इन एयर विद विच दीज मेटल रिएक्ट एंड राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। अब आपको ऐसा बताना है बेटा कि एयर के अंदर वो कौन से कह सकते हो सब्सटेंस प्रेजेंट है जो कि बेसिकली इसके ऊपर कॉपर के ऊपर ग्रीनिश लेयर और सिल्वर के ऊपर ब्लैकिश लेयर चढ़ाते हैं। तो देखो जरा बेटा, अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर के ऊपर जो कोटिंग होती है ब्लैक कलर की वो किसकी होती है, सिल्वर सल्फाइड, जिसको हम बोलते हैं Ag2S। किसकी होती है बेटा, सिल्वर सल्फाइड, यानी एटमॉस्फेयर के अंदर जो सल्फर प्रेजेंट होती है वो सिल्वर के साथ रिएक्ट कर जाती है और क्या बना लेती है बेटा, सिल्वर सल्फाइड, जो कि ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है। ठीक है, अब कॉपर की बात करें बेटा तो कॉपर के अंदर होता है कॉपर कार्बोनेट। क्या होता है, कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, CuCO3। अब कॉपर कार्बोनेट का कलर कैसा होगा, ग्रीनिश कलर का होगा। इसीलिए कभी आपने देखा होगा कि चांदी जो है वो कुछ समय के बाद ब्लैक पड़ जाती है, लेकिन कॉपर के जो आपके बर्तन होंगे वो समय के बाद कैसे होने लग जाएंगे, ग्रीनिश कलर के होने लग जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर बेटा जहां पर दोनों तरफ ही कोरोजन हो रहा है, इसमें ब्लैक कलर की कोरोजन और इसमें ग्रीन कलर की कोरोजन, ब्लैक कलर की सिल्वर सल्फाइड और ग्रीन कलर की कॉपर कार्बोनेट। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, गिव रीजन व्हाई गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। अब आपको रीजन देना है बेटा कि गोल्ड और सिल्वर को हम ज्वेलरी बनाने के लिए इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो हमें पता है बेटा कि गोल्ड और सिल्वर लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, जो कि बेटा एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जितने भी सब्सटेंस होंगे उनसे रिएक्ट नहीं करेंगे, ना के बराबर करेंगे, और करते भी हैं तो बहुत ज्यादा स्लोली करते हैं, जो कि हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। ठीक है, इसीलिए बेटा गोल्ड और सिल्वर को हम क्या करते हैं, ज्वेलरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। दूसरा देखो बेटा, अ फ्यू मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। अब कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनको हम कुकिंग यूटेंसिल्स यानी बर्तन बनाने के लिए इस्तेमाल में लेते हैं। अब बर्तन बनाने के लिए क्या चाहिए बेटा, जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होगी। तो सिंपल सी चीज बेटा, जो मेटल थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी शो करेंगे उनके हम कुकिंग यूटेंसिल्स बना सकते हैं। जैसे कि जिसमें हमारा एल्यूमिनियम होता है और कॉपर होता है, तो कॉपर और एल्यूमिनियम के बर्तन हम ज्यादा बनाते हैं क्योंकि उनकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होती है, यानी वो हीट को बराबर मात्रा में ट्रांसफर करते हैं चारों तरफ। क्लियर। नेक्स्ट देखिए बेटा, हाउ मेनी एलिमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग आर लश्रस इन नेचर। ठीक है, इनमें से आपको बताना है कि कौन से एलिमेंट जो है वो लश्रस है। लश्रस का मतलब सिंपल सी चीज है बेटा, जो कि शाइन करते हो। ठीक है, तो देखो जरा बेटा, पहला है हमारा सिल्वर। ठीक है, डैश लगा दूंगा, यानी पहला कौन सा है हमारा सिल्वर।
सिल्वर हमें पता है बेटा मेटल है जिसकी अपीयरेंस क्या होती है, शाइनी होती है, लश्रद होता है, इसीलिए हम इसका क्या बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं। ठीक है, दूसरा बेटा आयोडीन। ठीक है, और देखो सिल्वर क्या है, हमारा मेटल है बेटा, क्या है, मेटल, और मेटल की प्रॉपर्टी ही लश्रस होती है। ठीक है, एक आध एक्सेप्शन होता है, लेकिन अगर हम बात करें मेटल की जनरल प्रॉपर्टीज की तो वो उसकी क्या होती है बेटा, लश्रस होती है। ठीक है, तो सिल्वर मेटल है इसीलिए ये क्या है, लश्रस। अब बात करते हैं बेटा आयोडीन की। बात करते हैं आयोडीन की। अब आयोडीन कहने को तो बेटा नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी इसका जो नेचर होता है, अपीयरेंस होता है, वो कैसा होता है, लश्रस होता है। ठीक है, तो सिल्वर लश्रस और दूसरा बेटा आयोडीन। अब बात करते हैं सल्फर की। नॉन मेटल है, सल्फर एक गैस होती है बेटा, इसका जो नेचर है लश्रस नहीं होता। ठीक है, तो यहां पर सल्फर जो है वो लश्रस नहीं है। एल्यूमिनियम मेटल है, लश्रस होता है बिल्कुल। ठीक है, जिंक एक मेटल है, लश्रस होता है बिल्कुल। अब यहां पर ब्रोमीन, ब्रोमीन भी एक नॉन मेटल है, गैस है, जो कि लश्रस नहीं होता। ठीक है, तो यहां पर सिल्वर, आयोडीन, एल्यूमिनियम और जिंक जो है बेटा लश्रस शो, नेचर शो करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, व्हाई डू वी यूज कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को ट्रांसमिट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा, कॉपर का और एल्यूमिनियम का। ठीक है, अब जरा देखो बेटा, अगर हमें वायर बनाने हैं तो वायर के अंदर एक ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि उसमें से ज्यादा करंट फ्लो होना चाहिए। हम वायर क्यों बना रहे हैं बेटा, क्योंकि उसके अंदर से हमें क्या पास कराना है, करंट पास कराना है, और करंट की क्वांटिटी तब उसमें ज्यादा होगी जब उसका रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा हमारा करंट। करंट ज्यादा चाहिए तो रेजिस्टेंस कम करना पड़ेगा, और रेजिस्टेंस कम किस मटेरियल का होगा, जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी कम होगी। तो सिंपल बात यही है बेटा कि कॉपर और एल्यूमिनियम जो है वो रेजिस्टिविटी कम शो करते हैं, यानी इनकी रेजिस्टिविटी कम होगी, और कम रेजिस्टिविटी कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगा, और रेजिस्टेंस कम है बेटा तो करंट की क्वांटिटी ज्यादा होगी, इसीलिए हम इनको बोलते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर, तो ये 80। नेक्स्ट देखिए, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मेटल विच। अब यहां पर कुछ मेटल के एग्जांपल पूछे जा रहे हैं। इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर पर, ऐसे मेटल का एग्जांपल दो जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। तो हमें पता है बेटा क्या होता है, मरकरी। मरकरी एक मेटल है, लेकिन रूम टेम्परेचर पर ये किस फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, सेकंड बात करते हैं बेटा, कैन बी इजीली कट विद अ नाइफ। ऐसा कोई एक मेटल बताओ जो नाइफ से अच्छे से कट हो जाए, मतलब इजीली कट हो जाए। ठीक है, तो हम बात करते हैं बेटा किसकी, सोडियम की। किसकी, सोडियम। मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। अब एक ऐसे मेटल का नाम बताना है बेटा जो हीट का बेस्ट कंडक्टर हो। ठीक है, याद रखना यहां पर मेटल की बात करी जा रही है, तो आंसर क्या होगा बेटा, सिल्वर। क्या होगा, सिल्वर। ठीक है, याद रखना, अगर यहां पर मेटल नहीं दे रखा होता, नॉन मेटल के बारे में पूछा जाता, तो बेटा डायमंड हमारा बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है। ठीक है, लेकिन मेटल पूछा है तो मेटल्स का मैं सबसे ऊपर, सिल्वर हमारा बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होगा। अब बात करते हैं बेटा फोर्थ, मेटल इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अब ऐसा कौन सा मेटल है जो पुअर कंडक्टर होता है। ठीक है, मेटल की बात करी जा रही है, नॉन मेटल की नहीं करी जा रही। मेटल की बात करें तो यहां पर हमें पता है बेटा लेड एंड ग्रेफाइट। लेड एंड ग्रेफाइट जो है बेटा हमारे क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन अ मोल्टन स्टेट। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो हमारे मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करते हैं। सबसे पहली चीज बेटा कि आयनिक कंपाउंड जो है हमारे किससे मिलकर बने होते हैं, आयन से। और आयंस को जब आप किसी सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हो तो उसके आयंस फ्री हो जाते हैं, और आयंस फ्री हो जाएंगे बेटा, इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। लेकिन सॉलिड स्टेट के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि आयंस जो है फ्रीली मूव कर पाए, और जब फ्रीली मूव नहीं करेंगे बेटा तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन भी नहीं होगा। तो मोल्टन स्टेट और एक्वस स्टेट में जो हमारे आयंस होते हैं आयनिक कंपाउंड्स के, वो फ्री हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, तो इसकी वजह से बेटा इलेक्ट्रॉन्स भी फ्री हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इजीली हो पाए। क्लियर। तो आयनिक कंपाउंड हमेशा बेटा एक तो मोल्टन स्टेट और दूसरा बेटा हमारा एक्वस स्टेट में ही सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, डिफाइंस मिनरल्स एंड ओर। अब मिनरल्स क्या होते हैं और ओर क्या होते हैं वो आपसे पूछा है। तो देखो बेटा कि नेचर के अंदर, अब नेचर में भी कहां बेटा, अर्थ क्रस्ट के अंदर, जब नेचर के अंदर कोई भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आपको पाया जाए, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, मिनरल कहलाता है। क्या कहलाएगा, मिनरल कहलाएगा। याद रखना, नेचर में अर्थ क्रस्ट के अंदर जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आपको पाए जाएंगे नेचुरली तरीके से, वो आपके क्या कहलाएंगे, मिनरल्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, मिनरल्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा ओर्स की। अब ओर हम किनको कहते हैं, अब ओर हम उन मिनरल्स को कहते हैं। याद रखना बेटा, ओर कुछ अलग नहीं, ओर हम मिनरल्स को ही कहते हैं, लेकिन क्या सारे मिनरल्स को नहीं। कुछ ऐसे मिनरल्स जिसके अंदर किसी भी एक मेटल की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो, 80 से 90% तक, और उस मिनरल के अंदर से उस मेटल को हम क्या कर लें, अच्छे से प्रॉफिटेबली वे में और ज्यादा क्वांटिटी की वे में एक्सट्रैक्ट कर पाए, तो हम उस मिनरल को क्या कह सकते हैं, उस मेटल का ओर कह सकते हैं। यानी एग्जांपल के तौर पे मानो, बेटा हमारे पास कोई एक मिनरल है आयरन का, किसका, आयरन का, ठीक है।
अगर इस मिनरल के अंदर आयरन की क्वांटिटी 80 से 90% हम निकाल पाए प्रॉफिटेबली वे में, ठीक है, यानी हमें घाटा नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है, तो हम बेटा इस मिनरल को हम क्या कह सकते हैं, आयरन का ओर कह सकते हैं। क्लियर है? तो ओर में और मिनरल में ये फर्क होता है बेटा कि सारे ओर जो है वो मिनरल होते हैं, लेकिन सारे मिनरल जो है वो ओर नहीं हो सकते। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज थर्माइट रिएक्शन, राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन एंड मेंशन इट्स फन यूज। अब बोला जा रहा है बेटा थर्माइट रिएक्शन क्या है, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो जब आप बेटा एल्यूमिनियम को फेरिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हो तो उसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा, थर्माइट रिएक्शन। और इसका अगर हम यूज की बात करें तो थर्माइट रिएक्शन हमारी थर्माइट वेल्डिंग के काम आती है, जो कि बेसिकली रेलवे के अंदर जो पटरियों के जॉइंट होते हैं उनको ज्वाइन करने के काम आती है। दूसरा बेटा जो मशीन के अंदर छोटे छोटे क्रैक्स आ जाते हैं उनको भी ज्वाइंट करने के काम आती है। तो ये हमारी क्या होगी बेटा, थर्माइट रिएक्शन। अब बात करते हैं बेटा राइट अ केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है बेटा। तो देखो मैंने क्या बोला कि एल्यूमिनियम को हम किसके साथ रिएक्ट कराते हैं बेटा, फेरिक ऑक्साइड के साथ, Fe2O3। तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, अब यहां से एल्यूमिनियम आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, तो ये बना लेगा बेटा Al2O3 प्लस साथ के साथ आयरन को ये क्या कर देगा, अलग कर। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमारी क्या कहलाती है, थर्माइट रिएक्शन। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज एनोड मड, नेम द कॉमन एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द एनोड मड इन द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। अब पूछा जा रहा है बेटा एनोड मड क्या होती है। ठीक है, अब सिंपल सी चीज बेटा, अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान जब भी किसी भी मेटल को प्यूरिफाई करते हो, एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो, तो उसमें जो इंप्यूरिटीज होती हैं वही हमारी क्या कहलाती हैं, एनोड मड कहलाती हैं। क्योंकि देखो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कैथोड होगा और एक एनोड। तो जो प्योर मेटल होगा वो हमेशा कैथोड पर होगा और जो इम्प्योर मेटल होगा वो हमारा किस पर होगा, एनोड पर। तो जितनी भी इंप्योरिटीज होगी वो कहां पर गई बेटा, एनोड के नीचे जमा हो जाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, एनोड मड बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, एनोड मड। अब बोला जा रहा है कि एनोड मड के अंदर कौन से वो कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो देखो बेटा वो कौन से हैं, एंटीमनी, सेलेनियम, टेलेरियम, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। ये कुछ कॉमन ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि एनोड मड के, जब आप किसी भी ओर के अंदर से उसको जब प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करोगे तो वो प्योर फॉर्म में नहीं होगा बेटा, कुछ ना कुछ इस तरह की अदर एलिमेंट भी इंप्योरिटीज के रूप में उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज अमलगम, गिव एग्जांपल। अब अमलगम क्या होता है, अब देखो ऐसा ही क्वेश्चन बेटा हमने एक एमसीक्यू में भी किया था जिसमें हमने जिंक अमलगम की बात करी थी। ठीक है, तो यानी अमलगम क्या है, अमलगम इज एन अलॉय ऑफ मरकरी विद वन और मोर मेटल और नॉन मेटल। जब किसी एक मेटल और नॉन मेटल के साथ कुछ भाग हम मरकरी का जोड़ दें तो वो हमारा क्या कहलाता है बेटा, अमलगम कहलाता है। क्या कहलाता है, अमलगम। ठीक है, अब क्या बोला, गिव एग्जांपल। कुछ जनरल आपको एग्जांपल पूछे गए हैं, तो देखो जरा, जिंक मरकरी, जब मरकरी के साथ जिंक को मिला दिया तो जिंक मरकरी, मरकरी के साथ सोडियम को मिला दोगे तो सोडियम मरकरी। अब कुछ बेटा हमारे डेंटल अमलगम होते हैं जो कि किसका मिक्सचर होता है, अमलगम ऑफ मरकरी, टिन, सिल्वर और जिंक, जो कि किसके लिए काम आता है बेटा, हमारे जो दांतों की कैविटीज होती हैं उनको फिल करने के काम आता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क करिए, अमलगम आपसे एग्जाम में पूछ लेगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, अ स्टूडेंट इज वर्किंग इन अ लेबोरेटरी विद मेटल ई विच इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन ऑयल। Somehow a small piece of this metal falls in a beaker containing water and start burning। अब बोला जा रहा है बेटा कि केरोसिन के अंदर, ठीक है, केरोसिन ऑयल के अंदर, मिट्टी के तेल के अंदर कोई एक मेटल ई है जो कि स्टोर करके रखा जाता है। अब आपको पता है बेटा कि केरोसिन के अंदर हमेशा कौन सा मेटल स्टोर करके रखा जाता है, हाईली रिएक्टिव, जो कि हमारा होता है सोडियम। ठीक है, Somehow a small piece of this metal falls in a beaker। अब कुछ क्या हुआ बेटा, उस स्मॉल बीकर के अंदर कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे मेटल के चले गए, और जैसे ही मेटल के जाते हैं बेटा उसमें पानी होता है, जाहिर सी बात है, पानी के अंदर, तो वो क्या हो जाता है, बर्न होने लग जाता है। ठीक है, जो भी मेटल ई था वो पानी के अंदर जैसे ही जाता है तो वो बर्न होने लग जाता है, स्टार्ट बर्निंग। ठीक है, रिएक्शन स्टार्ट कर देता है। अब बोला है नेम द मेटल ई। अब बताओ मेटल ई कौन सा है, तो हमने अभी आंसर दिया बेटा कि सोडियम। कौन सा होगा बेटा, सोडियम। और सोडियम ही जब सोडियम ही जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट कर लेता है और विग्रस रिएक्शन करता है। ठीक है, आगे बोल रहा है बेटा राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन व्हेन मेटल ई रिएक्ट विद वाटर। अब आपको सोडियम की रिएक्शन बेटा किसके साथ बतानी है, वाटर के साथ। तो जब आप सोडियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये क्या बना लेगा बेटा, NaOH प्लस साथ के साथ बेटा हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा। अब बोला स्टेट द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन। अब जो प्रोडक्ट निकले उनके नेचर बताने हैं। सबसे पहली चीज NaOH बेटा, इसका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा। ठीक है, और दूसरी यहां पर हाइड्रोजन गैस की बात करी जा रही है, तो हाइड्रोजन गैस बेटा हाईली क्या होती है, फ्लेमेबल गैस होती है। सिंपल सी चीज, यानी ये फायर को बहुत जल्दी कैच करती है। ठीक है, कैचेस फायर
इजीली। नेक्स्ट पूछा जा रहा है नेम द प्रोसेस बाय विच दिस मेटल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इज मोल्टन क्लोराइड। अब बोला बेटा कि वो कौन सा मेथड है जिसकी वजह से हम सोडियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं प्योर फॉर्म में। तो देखो बेटा हमें पता है कि सोडियम एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है और हाईली रिएक्टिव एलिमेंट की जो प्यूरिफिकेशन की जाती है वो किसके जरिए, इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए। ठीक है, तो कौन सा प्रोसेस हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस। क्लियर। नेक्स्ट देखिए ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ द सेटअप ऑफ अ सर्किट टू शो दैट मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब बोला जा रहा है बेटा एक डायग्राम बना के शो कराओ कि मेटल जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, तो देखो जरा बेटा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए आपने बैटरी लगा ली। ठीक है, अब उस सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसके लिए इंडिकेटर लगा दिया जिसको हम बोल रहे हैं बल्ब। ठीक है, और सबको वायर से कनेक्ट कर दिया, एक स्विच लगा लिया बेटा करंट की सप्लाई को ऑन और ऑफ करने के लिए। अब देखो अब इन वायर्स के एंड में आपने दो क्लिप लगाई, क्लिप ए और क्लिप बी, यानी वो किसकी होंगी, मेटल की होंगी, क्योंकि अब आपको यही तो प्रूव करना है कि मेटल क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। तो जैसे ही बेटा आप इन दोनों मेटल को एक दूसरे से टच करोगे तो इस पूरे सर्किट के अंदर करंट की सप्लाई क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी, और ये बल्ब जो है इंडिकेट करके बता देगा, ग्लो करके बता देगा कि हाँ इस मेटल को टच करते ही पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया, और कंप्लीट होने के बाद इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो गई। तो इससे ये प्रूव हो जाएगा बेटा कि मेटल जो है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं, यानी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो ये आपसे डायग्राम पूछेगा तो इस तरीके का डायग्राम आप एग्जाम में बना देना बेटा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ द एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू स्टडी द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन अ मेटल। अब आपको बताना है बेटा कि एक मेटल के ऊपर स्टीम का क्या एक्शन पड़ेगा, उसका एक डायग्राम बना के दिखा दो। तो देखो यहां पर हमने एक ग्लास बोल ले ली। ठीक है, अब उसके अंदर क्या ले लिया हमने, पानी के अंदर पानी को एब्जॉर्ब कराकर यहां पर वुल रख दी। ठीक है, उसके नीचे बर्नर लगा दिया बेटा, और पूरा इस तरीके से सेटअप बनाया इस ट्यूब के अंदर कि जितनी भी इस रिएक्शन के बाद पूरी जो गैस होगी वो कहां जाएगी, इस वाले टेस्ट ट्यूब के अंदर। ठीक है। अब देखिए अब जैसे इस बर्नर से बेटा इस वूल के ऊपर टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, तो यहाँ के अंदर जो पानी होगा बेटा वो वेपर की फॉर्म में निकलने लग जाएगा। तो जैसे वेपर की फॉर्म में निकलेगा तो यहाँ पर हमने कोई भी एक मेटल रख दिया, उस मेटल से रिएक्ट करेगा, और जैसे रिएक्ट करेगा बेटा तो उससे क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, जो कि यहाँ जाकर कलेक्ट हो जाएगी, उसके बबल्स के फॉर्मेशन के रूप में दिखेगी। और जैसे ही बबल्स की फॉर्मेशन दिखने लग जाए तो समझ लेना वहां पर कौन सी गैस आ रही है बेटा, हाइड्रोजन गैस। तो ये भी एक पूरा एक सेटअप है बेटा, एक्सपेरिमेंटल सेटअप, जो कि एग्जाम में आपसे पूछ ले। नेक्स्ट देखिए आउट ऑफ थ्री मेटल्स P, Q एंड R, P इज लेस रिएक्टिव देन Q। अब देखो लिखते जाना बेटा कि P जो है वो लेस रिएक्टिव है किससे, Q से। तो Q जाहिर सी बात है ऊपर होगा, क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव वाला एलिमेंट ऊपर और लेस रिएक्टिव वाला नीचे। आगे बोला जा रहा है एंड R इज मोर रिएक्टिव देन P एंड Q बोथ। अब P और Q से जो R है बेटा वो और ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो R यहां आ जाए, सिंपल सी चीज, क्योंकि दोनों से ज्यादा रिएक्टिव है। सजेस्ट एन एक्टिविटी टू अरेंज P, Q, R इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। अब आपको इनको कैसे अरेंज करना है बेटा, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। डिक्रीजिंग का मतलब ज्यादा से कम की तरफ। तो हमें पता है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है, R, सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट R, फिर उससे कम Q, फिर उससे कम P। बस इतना आंसर था बेटा। तो मोस्ट रिएक्टिव कौन सा हो जाएगा बेटा, R, मोस्ट रिएक्टिव, और ये कौन सा हो जाएगा बेटा, लीस्ट रिएक्टिव। क्लियर, ये क्वेश्चन था बेटा। नेक्स्ट देखिए राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ गोल्ड विच मेक इट द मोस्ट सुइटेबल मेटल एंड मेटल फॉर ऑर्नामेंट। गोल्ड की बेटा दो ऐसी प्रॉपर्टी बतानी है जो कि ऑर्नामेंट बनाने के लिए बहुत ज्यादा सुइटेबल हो। तो देखो सबसे पहली क्या है बेटा, मेलिएबिलिटी, और दूसरी क्या है, डक्टिलिटी। दोनों ही ऐसी प्रॉपर्टीज है मेटल की बेटा जिसके लिए हम इसके अच्छे से ऑर्नामेंट्स बना सकते हैं। दूसरा पार्ट देखिए नेम टू मेटल्स विच हैव लो डेंसिटी। ऐसे दो मेटल के नाम बताइए बेटा जिनकी डेंसिटी लो होती है। तो लिथियम और सोडियम, इनकी डेंसिटी क्या होगी बेटा, लो। ठीक है, पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। थर्ड देखिए नेम टू मेटल्स विच मेल्ट व्हेन यू केप्ट देम ऑन अ पाम। ऐसे दो मेटल्स के नाम बताओ बेटा कि जिनको आप हथेली पर रखोगे तो हथेली के यानी बॉडी टेम्परेचर से ही वो क्या हो जाए, मेल्ट होने लग जाए। ठीक है, बहुत ही ज्यादा कम टेम्परेचर से। तो गैलियम और सीजियम एक ऐसे एक्सेप्शन याद रखना बेटा। ठीक है, ऐसे मेटल्स हैं बेटा जो कि जब जिनको आप मेटल यानी हथेली के ऊपर रख दोगे तो बहुत ही ज्यादा कम टेम्परेचर यानी बॉडी टेम्परेचर से ही ये पिघलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, गैलियम एंड सीजियम। नेक्स्ट देखो बेटा अ नॉन मेटल एक्स एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट फॉर्म्स Y एंड Z। जो X है बेटा दो फॉर्म में प्रेजेंट है, एक तो Y की फॉर्म में और एक Z की फॉर्म में। ठीक है,
Y is the hardest natural substance where Z is a good conductor of electricity. Identify X, Y and Z. अब यहां पर पूछा है बेटा कि Y जो है वो क्या है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। अब देखो जरा बेटा, Y भी X से बना है और Z भी किससे बना है, X से। अब याद करो बेटा, हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हमने कुछ एलोट्रोप्स पढ़े थे, जिसमें हमने 3 कार्बन के एलोट्रोप्स पढ़े थे बेटा, जिसमें एक डायमंड था, ग्रेफाइट था और तीसरा था बेटा बकमिंस्टर फुलरीन। अब यहां पर 2 की तो बात करी जा रही है, इसका मतलब X हमारा क्या होगा बेटा, कार्बन। एक्स हमारा क्या होगा, कार्बन। अब कार्बन के ही ये 2 क्या है, एरोट्रोप है। अब कौन कौन से हैं, वाई उसने बोला है हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, जो कि हमारा क्या होता है, डायमंड होता है। क्या होता है बेटा, डायमंड। और जेड बोला है बेटा वेयर जेड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है बेटा हमारा, ग्रेफाइट। क्या होता है, ग्रेफाइट। तो वाई हमारा डायमंड है और जेड हमारा क्या है, ग्रेफाइट, और एक्स हमारा क्या है बेटा, कार्बन। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, A solution of copper sulfate was kept in an iron pot. After a few days, the iron pot was found to have a number of holes in it. अब बोला जा रहा है बेटा कि हमने एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया और आयरन पॉट के अंदर उसको क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। ठीक है। अब कुछ समय बाद या कुछ दिन बाद हमने देखा कि उस आयरन पॉट के अंदर छोटे छोटे क्या हो गए, होल्स हो गए बेटा। एक्सप्लेन द रीजन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टिविटी, राइट द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व। अब बोला है बेटा इसका रीजन बताओ रिएक्टिविटी के उसमें, ठीक है, टर्म्स में। ठीक है। अब सबसे पहली चीज अगर हम बेटा देखो यहां पर बात करें कॉपर सल्फेट और आयरन की, ठीक है, इसका मतलब बेटा आयरन की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, कॉपर सल्फेट से। तो आयरन जो है कॉपर से क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है, जिसकी वजह से ये आयरन जो है कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, याद रखना आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इसकी वजह से आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर बेटा क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट बना लेगा और कॉपर को अलग कर देगा। क्लियर। अब इसकी रिएक्शन पूछिए बेटा, तो देखो आयरन जो है कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो FeSO4 बना लेगा, कॉपर को क्या कर देगा, अलग कर देगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, हाउ इज द मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल हाई up in the reactivity series different from that of metals in the middle? Why can the same process not be applied for them? Name the process used for the extraction of these metal. अब बोला जा रहा है बेटा कि जो मेथड हम हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स के लिए एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज करते हैं वो मिडिल रिएक्टिविटी एलिमेंट्स के लिए क्यों नहीं करते। तो सिंपल सी चीज बेटा, यहां पर देखो रीजन बोला जा रहा है कि इसमें से एक चीज और पूछी है कि उस प्रोसेस का भी नाम बताओ जो हाईली रिएक्टिव मेटल के लिए यूज किया जाता है और लो रिएक्टिव या फिर लेस रिएक्टिव मीडियम रिएक्टिविटी के लिए किया जाता है। ठीक है। तो देखो जरा सबसे पहली चीज, द मेथड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ मेटल्स इन द मिडिल बिकॉज ऑफ द मेटल्स रिएक्टिविटी टू ऑक्सीजन एंड कार्बन। ठीक है। अब यहां पर देखो बेटा, मेटल्स हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज की, जो मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज में हाई यानी ऊपर लेवल के होते हैं, यानी जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, उनके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस। कौन सा मेथड यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है। जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इसके लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस यूज करेंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा कि जिनकी रिएक्टिविटी मीडियम होती है, यानी या तो बहुत ज्यादा है ना ही बहुत ही कम है। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लिया था हमने अभी जिंक का, तो जिंक का हम क्या करेंगे बेटा, ऐसे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कैल्सिनेशन और रोस्टिंग का। रोस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं, और कैल्सिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन का यूज नहीं करते, यानी ऑक्सीजन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम रहती है। ठीक है। तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के दौरान जो मीडियम रिएक्टिविटी के एलिमेंट्स होते हैं अब उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग इज यूज्ड टू ऑब्टेन प्योर मेटल। बिल्कुल, कि अगर एक्सट्रैक्शन की बात करें मेटल्स की तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग को हम यूज करते हैं प्योर मेटल को ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, विच मटेरियल विल बी यूज्ड एज एनोड एंड कैथोड फॉर रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर। अब बोला जा रहा है बेटा कि अगर हम सिल्वर मेटल की रिफाइनिंग करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं, तो एनोड पर कैसा मटेरियल यूज होगा और कैथोड पर कैसा होगा। तो अभी मैंने बताया बेटा, तो देखो एट एनोड पर हमेशा इंप्योरिटीज कलेक्ट होती हैं, तो यहां पर जो भी सिल्वर का जो रॉड इस्तेमाल करी जाएगी वो कैसी होगी बेटा, इंप्योर सब्सटेंस। ठीक है। और अगर हम बेटा बात करें एट कैथोड की, तो कैथोड के ऊपर सिल्वर की बिल्कुल प्योर रॉड इस्तेमाल होगी, यानी प्योर सब्सटेंस। सेकंड पार्ट में बोला है बेटा, सजेस्ट अ सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट ऑल्सो। अब सिल्वर की इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के लिए आपको एक इलेक्ट्रोलाइट भी बताना है जो इसमें यूज हो। तो बेटा आंसर क्या होगा, सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3, ये हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है।
थर्ड वाले पार्ट में देखिए, इन दिस इलेक्ट्रोलिटिक सेल वेयर डू वी गेट प्योर सिल्वर आफ्टर पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। तो जब हम बेटा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग स्टार्ट कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करना स्टार्ट कर देंगे, तो हमें प्योर सिल्वर कौन से इलेक्ट्रोड पर मिलेगी, कैथोड पर के एनोड पर। तो अभी बताया बेटा कैथोड के ऊपर प्योर सब्सटेंस यानी जो प्योर सिल्वर होगा वो कहां पर मिलेगा बेटा आपको, कैथोड के ऊपर, एट कैथोड। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, लिस्ट 3 डिफरेंशिएटिंग फीचर्स बिटवीन द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन एंड अलॉइंग। अब गैल्वेनाइजेशन और अलॉइंग में क्या पूछा है बेटा आपसे, डिफरेंस पूछा है। ठीक है, अब गैल्वेनाइजेशन हम सभी को पता है कि गैल्वेनाइजेशन बेसिकली आयरन और स्टील के ऊपर जो जिंक की कोटिंग करी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, और रही बात अलॉय की, अलॉइंग क्या होता है बेटा, अलॉइंग के अंदर हम एक मेटल या दो मेटल या उससे ज्यादा मेटल या फिर मेटल और नॉन मेटल का मिक्सअप करते हैं, उनको एक होमोजीनियस तरीके से क्या करते हैं, मिक्सअप कराते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बेटा, अलॉइंग बोलेंगे। ठीक है, तो गैल्वेनाइजेशन अलॉइंग में एक डिफरेंस ये हो गया, एंड इट इज डन बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस सिमिलर टू एनोडाइजिंग। ठीक है, अब ये किसकी तरह होता है बेटा, गैल्वेनाइजेशन इलेक्ट्रोलिसिस से होता है, यानी स्टील और आयरन के ऊपर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के जरिए हम जिंक की क्या चढ़ा देते हैं, लेयर चढ़ा देते हैं। क्लियर। अलॉइंग इज डन बाय द हीटिंग ऑफ प्राइमरी मेटल। अब देखो अलॉइंग कैसे होता है बेटा, जब हम पहले प्राइमरी मेटल को बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर गर्म कर देंगे, यानी उसको मोल्टन फॉर्म में ले आएंगे, और फिर जाकर कुछ डेफिनेट प्रोपोर्शन में जो सेकंड मेटल होगा, नॉन मेटल होगा, जो भी होगा, उसका हम क्या करते हैं, मिक्सअप करते हैं। ठीक है, ताकि वो कंप्लीटली होमोजीनियस तरीके से मिक्स हो जाए। तो अलॉइंग इस तरीके से होगा। ठीक है, तीसरा देखो, इन द गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस द प्रॉपर्टीज ऑफ द इनर मेटल आर नॉट ऑल्टर्ड। अगर गैल्वेनाइजेशन की बात करें, जैसे कि मान लो गैल्वेनाइजेशन के दौरान हमने आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग कर दी, तो उसके अंदर जो आयरन होगा ना, इनर जो मेटल होगा, उसके ऊपर यानी उसकी प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अलॉइंग में क्या होता है बेटा कि प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, यानी कुछ इंप्रूव हो जाएंगी, हमारी क्या हो जाती है, प्रॉपर्टीज इंप्रूव हो जाती है, फिजिकल भी और केमिकल्स भी अलॉइंग के दौरान। ठीक है, इसमें प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होंगी, लेकिन इसमें प्रॉपर्टीज चेंज होंगी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए बेटा, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, गिव एन एग्जांपल, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन टू जस्टिफाई और आंसर। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सी होती है, यानी बेटा ऐसी ऑक्साइड जो कि बेसिकली एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करती हो, दोनों की तरह बिहेव करती हो, वो हमारी क्या कहलाती है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जो अभी आपके सिलेबस में है वो है हमारी बेटा एक जिंक ऑक्साइड और दूसरी हमारी एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब जरा देखो इस रिएक्शन को, यहां पर हमने जिंक ऑक्साइड को किसके साथ रिएक्ट कराया, H2SO4। अब H2SO4 सभी को पता है बेटा एसिड होता है। अब यहाँ प्रोडक्ट में देखना, ZnSO4 एक सॉल्ट है और साथ के साथ वाटर है। अब आपको याद है बेटा, आपने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें सॉल्ट और वाटर किसकी फॉर्मेशन के बाद बनता था बेटा, किससे बनता था, जब हम एसिड और बेस की रिएक्शन कराते थे। ठीक है, तो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तब जाकर एक सॉल्ट और वाटर बनता है। ठीक है, अब देखो इसमें भी सॉल्ट बन रहा है, वाटर बन रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं रिएक्टेंट में कोई एक सब्सटेंस, एक कंपाउंड हमारा एसिड होगा और दूसरा हमारा बेस होगा। अब H2SO4 हम सभी को पता है कि जनरली एसिड ही होता है। ठीक है, क्या होता है, एसिड ही होता है। अब ये एसिड है तो जाहिर सी बात है इसके साथ जो रिएक्ट कर रहा होगा वो क्या होगा, बेस होगा। इसका मतलब जिंक ऑक्साइड यहां पर किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब जरा नीचे वाली रिएक्शन देखो बेटा, अब यहां पर जिंक ऑक्साइड के साथ ही हमने क्या ले लिया, NaOH ले लिया। अब NaOH हमें पता है क्या है, बेस। क्या है, बेस। और देखो यहां पर फिर से एक सॉल्ट बन रहा है और वाटर बन रहा है। अब सॉल्ट और वाटर बन रहा है, इसका मतलब रिएक्टेंट में फिर से एक एसिड होगा और एक बेस होगा। अब हमें पता है कि NaOH बेस है, तो अब ZnO इस बार किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो देखो बेटा यहां पर जिंक ऑक्साइड ने एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव किया, तो इसी को बोलते हैं हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और सेम बेटा यही हमारा किसके लिए है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के लिए। ठीक है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड हमारी क्या है, होती है बेटा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेम द ओर ऑफ मरकरी विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी फ्रॉम इट्स ओर। ठीक है, सबसे पहले हमें बात करी जा रही है बेटा मरकरी का ओर का नाम बताओ, याद कर लेना बेटा, सिनेबार। क्या होता है, सिनेबार। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, HgS। क्या होता है, HgS। ठीक है, सिल्वर सल्फाइड, वो सॉरी सिल्वर सल्फाइड सॉरी मरकरी सल्फाइड। ठीक है, अब मरकरी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर सिनेबार थ्रू अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। अब आपको स्टेप्स बताने बेटा कि मरकरी को आप किस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो इसके ओर सिनेबार से। ठीक है, तो प्रोसेस आपको सही बताया बेटा। सबसे पहला क्या होगा, कंसंट्रेशन। सबसे पहले हम कंसंट्रेशन करेंगे, फिर उसके बाद रोस्टिंग करेंगे। क्यों रोस्टिंग क्यों कर रहे हैं बेटा, क्योंकि ये सल्फाइड ओर है। क्या है, इसके साथ सल्फर प्रेजेंट है। अगर मान लो सल्फर प्रेजेंट नहीं होता, सल्फाइड ओर नहीं होता, कार्बोनेट ओर होता, तो हम क्या करते, कैल्सिनेशन करते। लेकिन सल्फाइड ओर है तो बेटा हम क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्दर हीटिंग। फर्दर हीटिंग के बाद मतलब वही प्रोसेस हो गया बेटा ये हमारा रिडक्शन का।
जो भी सल्फाइड और जो सल्फाइड और के जो ऑक्सीजन के साथ जब हमने इसको रोस्टिंग कराया तो हम यहाँ से क्या निकल गया बेटा, उसकी ऑक्साइड की लेयर बन गई। ठीक है, अब ऑक्साइड की लेयर बनी है तो उसमें से प्योर फॉर्म में मरकरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे, और ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं तो उसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे बेटा, रिडक्शन बोलेंगे। और लास्ट स्टेप हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, यानी जो भी कुछ अदर ऐसी इंप्योरिटीज रह गई होंगी जो बहुत ही ज्यादा स्मॉल क्वांटिटी में बहुत ही ज्यादा महीन छोटी होंगी, तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। तो ये कुछ बेसिक हमारे क्या है, स्टेप्स है किसी भी मेटल को प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट देखिए बेटा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अब बोला राइट द केमिकल नेम ऑफ द कोटिंग दैट विल फॉर्म्स ऑन सिल्वर एंड कॉपर आर्टिकल। अब देखो फिर से क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो गया बेटा, कि उस केमिकल नेम बताओ बेटा उस कोटिंग का जो कि सिल्वर के ऊपर होती है और कॉपर के आर्टिकल के ऊपर व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर, जब उसको हम खुली एयर में छोड़ देते हैं। तो देखो बेटा, हमें अभी बात करी थी सिल्वर सल्फाइड जो कि सिल्वर के ऊपर ब्लैक कोटिंग बनाता है, और एक कॉपर कार्बोनेट जो कॉपर के ऊपर ग्रीनिश कोटिंग बनाएगा। क्लियर। सेकंड देखो, एक्सप्लेन द टर्म गैल्वेनाइजेशन व्हाई इट इज डन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है बेटा, स्टील या फिर आयरन के ऊपर एक जिंक की लेयर चढ़ा देना, वही हमारा क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। और इसको क्यों किया जाता है बेटा, क्योंकि हम क्या करेंगे, जो हमारा स्टील होगा या फिर जो हमारा आयरन होगा उसको हम कोरोजन से बचाने के लिए जिंक की ऊपर लेयर चढ़ा देते हैं, क्योंकि जिंक हमारा हाई रिएक्टिव होता है किससे, आयरन से। क्लियर। तो वो पहले ही क्या करेगा बेटा, ऑक्साइड बना लेगा, जिंक ऑक्साइड की लेयर, जो कि बेसिकली उसके बाद फर्दर जो अंदर का मेटल होगा वो आगे कोरोजन नहीं करेगा। थर्ड पार्ट देखिए बेटा, डिफाइन एन अलॉय, हाउ आर अलॉयज प्रिपेयर्ड, हाउ डू द प्रॉपर्टीज ऑफ आयरन चेंज व्हेन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बन निकल एंड क्रोमियम आर मिक्स्ड विद इट। अब अलॉय को डिफाइन करना है बेटा। अब अलॉय क्या होता है, दो मेटल या दो से ज्यादा मेटल या फिर मेटल और नॉन मेटल को आप होमोजीनियस तरीके से साथ में कुछ डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिक्स कर देते हैं उसकी प्रॉपर्टीज को एनहेंस करने के लिए, तो वो हमारा क्या कहलाता है, अलॉय कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, अलॉय। एग्जांपल के लिए आयरन, निकल और क्रोमियम का अलॉय होता है जैसे कि हमारा स्टेनलेस स्टील जो कि रस्ट फ्री होता है। क्लियर। अब देखो बोला है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बन, अगर हम बेटा हाउ आर अलॉयज प्रिपेयर्ड, हाउ, अब पूछा जा रहा है बेटा हाउ आर अलॉयज प्रिपेयर्ड। अब अलॉय जो है प्रिपेयर कैसे होते हैं, तो देखो सबसे पहले हम प्राइमरी मेटल को बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर क्या करेंगे, गर्म करेंगे, जो कि मोल्टन फॉर्म में आ जाएगा, तब जाकर हम डेफिनेट प्रोपोर्शन में जो सेकंड मेटल होगा उसको क्या कर देंगे, उसके अंदर मिक्स कर देंगे। ठीक है। हाउ डू द प्रॉपर्टीज ऑफ आयरन चेंज व्हेन, अब आयरन की प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होगी अगर हम उसमें स्मॉल अमाउंट में कार्बन को मिला देते हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहली चीज, जब आप प्योर आयरन की बात करते हैं तो प्योर आयरन बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है। ठीक है। और जैसे ही बेटा उस सॉफ्ट प्योर आयरन में आप कार्बन की क्वांटिटी मिलाते हो तो वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, यानी उसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी एनहेंस हो जाएंगी, या फिर उसकी कह सकते हो वो थोड़ा सा नेचर में कैसा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। ठीक है। सेकंड, निकल एंड क्रोमियम आर मिक्स्ड विद इट। अब देखो आयरन के साथ जब आप निकल और क्रोमियम को मिला दोगे तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, स्टेनलेस स्टील में, और स्टेनलेस स्टील की प्रॉपर्टीज आयरन से, प्योर आयरन से कुछ एनहेंस होती है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए बेटा, इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड बिटवीन टू एटम्स P एंड R, P लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड R गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन। अब बोला जा रहा है बेटा कि दो एटम है, एक P है और एक R है। P जो है बेटा 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। ठीक है। अब लूज कर रहा है इसका मतलब P क्या है हमारा, मेटल, और R जो है बेटा वो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। अब गेन कर रहा है इसका मतलब ये क्या है, नॉन मेटल। ठीक है। तो हमें पता लग गया बेटा P हमारा मेटल है और R हमारा नॉन मेटल है। आगे पूछ रहा है व्हाट इज द नेचर ऑफ द बॉन्ड बिटवीन P एंड R। अब सबसे पहली चीज, इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसका नेचर कैसा होगा। अब देखो यहां पर बेटा इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग हो रही है, यानी एक लूज कर रहा है तो दूसरा गेन कर रहा है, और एक लूज करेगा दूसरा गेन करेगा। मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो हमारा कौन सा होता है बेटा, आयनिक बॉन्ड। क्या होगा बेटा हमारा, आयनिक बॉन्ड। ठीक है। अब आयनिक बॉन्ड होगा तो इनका नेचर भी कैसा होगा बेटा, आयनिक नेचर। कैसा होगा, आयनिक नेचर। अब सेकंड पार्ट में बोला है बेटा सजेस्ट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म बिटवीन P एंड R। अब P और R के बीच में जो फॉर्म का कंपाउंड फॉर्म होगा उसका फॉर्मूला आपसे पूछा है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज, P जो है बेटा कितने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2। ठीक है। और जो R है बेटा वो 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1। अब प्लस और माइनस नहीं लेना होता जब भी आप फॉर्मूला बनाते हो। ठीक है। अब दोनों का क्या कर दो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां से क्या बनेगा, PR2। क्या बनेगा बेटा, PR2। तो एक जनरल फॉर्मूला हो गया बेटा इसके लिए, इस कंपाउंड के लिए, जब कोई 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करे, कोई 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करे। क्लियर। सेकंड पॉइंट में बोला है बेटा ऑन अ सिमिलर कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ द MgCl2 मॉलिक्यूल। अब MgCl2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कैसे होगी, बिल्कुल सेम इसी तरीके से। देखो जरा बेटा, यहां पर हम क्या P को Mg मान सकते हैं,
और R को क्या मान सकते हैं, Cl2। तो बिल्कुल यही फॉर्मूले से हमारा क्या बन रहा है बेटा, MgCl2। इसका मतलब मैग्नीशियम ने क्या किया होगा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा, और क्लोरीन ने यहाँ पर 2 क्लोरीन है जिसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, व्हाई डज कॉमन सॉल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट। अब कॉमन सॉल्ट की बात करी जा रही, कॉमन सॉल्ट हमारा क्या होता है बेटा, कॉमन सॉल्ट होता है हमारा NaCl। अब NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज आपको पता है कि मोल्टन और एक्वस स्टेट में ही इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराते हैं, क्योंकि मोल्टन और एक्वस स्टेट की अगर बात करें तो इसी कंडीशन में आयन जो है आयनिक कंपाउंड के क्या होते हैं, फ्री होते हैं, और फ्री हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। नेक्स्ट देखिए बेटा, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl इज हाई। वाई। अब NaCl का मेल्टिंग पॉइंट क्यों हाई होता है, सबसे पहली चीज NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड है तो उनके बीच में बनने वाला बॉन्ड भी कैसा होगा, आयनिक बॉन्ड, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, यानी इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा बेटा तो इसको तोड़ना भी मुश्किल होगा, और तोड़ना मुश्किल मतलब उसका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। जनरली नो हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। अब आपसे पूछा है बेटा कि जब हम किसी भी मेटल को जनरली डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती, तो उसका रीजन आपको पता है, नाइट्रिक एसिड जो है बेसिकली क्या होता है बेटा, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज कर देगा, और किसमें कन्वर्ट कर देगा, वाटर के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। सेकंड देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन कैन नॉट बी केप्ट इन एल्यूमिनियम कंटेनर। अब बोला जा रहा है बेटा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को आप एल्यूमिनियम के कंटेनर में स्टोर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है बेटा कि सोडियम जो है हाईली रिएक्टिव मेटल है, जो कि इस एल्यूमिनियम के साथ क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा। क्लियर। रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंट। अब बोला जा रहा है बेटा कि कैल्शियम और वाटर की जो रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा लेस वायलेंट होती है। अब लेस वायलेंट सिंपल चीज क्यों होगी, जब भी बेटा कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हीट की फॉर्मेशन करेगा, लेकिन वहां पर जो हीट निकलती है इन दोनों की रिएक्शन के बाद वो इतनी ज्यादा सफिशिएंट नहीं होती, या कह सकते हो उसका टेम्परेचर इतना नहीं होता कि आप किसी भी उस हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व हो रही है उसमें आग लगा सके। क्लियर। तो यानी हीट कैसी होगी, कम। सोडियम इज केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन। सोडियम को केरोसिन के अंदर क्यों रखा जाता है, क्योंकि सोडियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है बेटा, जो कि वाटर के साथ एयर के मॉइस्चर के प्रेजेंस में आते ही क्या कर जाता है, एक विगरस रिएक्शन करता है, इसीलिए उसको हम केरोसिन के अंदर स्टोर कर रखते हैं ताकि वो मॉइस्चर से फ्री रहे, वाटर से दूर रहे। एल्यूमिनियम रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली इन द बिगनिंग। अब बात करी जा रही है कि एल्यूमिनियम जो है वो डाइल्यूट HCl के साथ कैसे वो करता है बेटा, रिएक्ट स्लोली करता है। ठीक है। तो अब जरा देखो बेटा एल्यूमिनियम के साथ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सबसे पहली चीज यहां पर एक ऑक्साइड होती है, एल्यूमिनियम के ऊपर लेयर चढ़ जाती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेती है। ठीक है। अब सबसे पहले बेटा उस ऑक्साइड की लेयर को ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाकर प्योर फॉर्म में एल्यूमिनियम फिर दोबारा से ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आएगा। ठीक है। इसीलिए जो स्टार्टिंग में जो रिएक्शन होगी वो इसीलिए स्लो होती है बेटा, क्योंकि स्टार्टिंग में जो रिएक्शन हो रही है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ हो रही है, और जब वो ऑक्साइड की लेयर टूट जाती है तब प्योर फॉर्म में एल्यूमिनियम निकलता है, तब फिर दोबारा से ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट कर बर्न होती है, तो वो रिएक्शन क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए बेटा केस स्टडी टाइप क्वेश्चन। मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी आर यूजुअली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड और कार्बोनेट और। ठीक है, कि मीडियम रिएक्टिविटी के जो मेटल्स होते हैं वो किस फॉर्म में पाए जाएंगे, आपको सल्फाइड या फिर कार्बोनेट और से। Their extraction involves concentration, conversion of ore into oxide and reduction। ठीक है, ये कुछ प्रोसेस हैं जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, नेम वन मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। ऐसा कोई एक मेटल बताओ जिसकी रिएक्टिविटी मीडियम हो, तो एग्जांपल के तौर पे हमने ले लिया जिंक। विच प्रोसेस इज यूज टू कंसंट्रेट सल्फाइड ओर। अब सल्फाइड ओर को कंसंट्रेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है, तो हमें पता है बेटा रोस्टिंग। सीधे देखिए, व्हाई इज रोस्टिंग डन बिफोर रिडक्शन। रिडक्शन से पहले रोस्टिंग क्यों करी जाती है, क्योंकि देखो रिडक्शन कौन सा प्रोसेस है बेटा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन जुड़ी भी तो होनी चाहिए मेटल के साथ। अब रोस्टिंग एक ऐसा ही प्रोसेस है बेटा जो मेटल को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, यानी मेटल के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन करा देता है। जैसे कि अगर यहाँ पर जिंक लिया है तो जब हम रोस्टिंग करेंगे तो ये जिंक ऑक्साइड में बदल जाएगा, तब जाकर बेटा ऑक्सीजन को रिमूव कर पाएंगे, जिसको हम बोलेंगे रिडक्शन। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बिकॉज बाय रोस्टिंग ZnS convert into जिंक ऑक्साइड। ठीक है, लास्ट राइट वन इक्वेशन इन्वॉल्व इन रोस्टिंग। रोस्टिंग में बेटा आपको क्या बतानी है, एक इक्वेशन बतानी है। तो इसी का एग्जांपल ले लेते हैं बेटा जिंक का। तो जिंक सल्फाइड को ZnS सल्फाइड ओर को, जिंक के सल्फाइड ओर को किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, ऑक्सीजन के साथ। तो ये बना लेता है बेटा जिंक ऑक्साइड और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस। क्लियर, ये रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए बेटा, अ मेटल X displaces metal Y from its compound solution
बट वाई कैन नॉट डिस्प्लेस एक्स फ्रॉम इट्स कंपाउंड, ठीक है, यानी एक्स मेटल जो है बेटा वो डिस्प्लेस कर देता है किसको, मेटल वाई को। सबसे पहली चीज मेटल एक्स डिस्प्लेस कर रहा है, इसका मतलब एक्स जो है हाईली रिएक्टिव होगा किससे, वाई से। तो ए देखो क्या बोल रहा है, विच मेटल इज मोर रिएक्टिव, एक्स और वाई, तो कौन सा ज्यादा मोर रिएक्टिव है बेटा, एक्स इज मोर रिएक्टिव, एक्स इज मोर रिएक्टिव, ठीक है। बी देखो, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व, अब इसमें कौन से टाइप की रिएक्शन इन्वॉल्व है। अब देखो डिस्प्लेस कर रहा है हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव को, तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सी देखो, कैन कॉपर डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट सॉल्यूशन अब आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में से क्या कॉपर जो है बेटा इसको डिस्प्लेस कर पाएगा, तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि कॉपर जो है आयरन से क्या है, लेस रिएक्टिव। तो आंसर लिख देना बेटा नो, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। डी वाला पार्ट देखो, राइट वन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल लिखना बेटा। तो जरा देखो, जिंक को यहां पर हम रिएक्ट करा देते हैं किसके साथ, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ, तो जिंक मोर रिएक्टिव है, तो ये क्या बना लेगा, ZnSO4, और कॉपर को डिस्प्लेस कर अलग कर देगा। क्लियर, तो ये रिएक्शन हो गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए बेटा, आयरन आर्टिकल्स व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम डेवलप अ रेडिश ब्राउन कोटिंग, दिस फिनोमेना कॉजेज डैमेज टू ब्रिजेस, शिप्स एंड मशीन्स। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखो जरा, नेम द फिनोमेना डिस्क्राइब्ड अबव। अब इस इक्वेशन में यानी ऊपर वाले स्टेटमेंट में किसकी बात करी जा रही है, ऊपर वाला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि आयरन के आर्टिकल्स को अगर हम मॉइस्चर में थोड़ा सा एक्सपोज कर दें, कुछ समय के लिए रख दें, तो वो क्या हो जाते हैं बेटा, रेडिश ब्राउन कोटिंग चढ़ा लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। दिस फिनोमेना कॉजेज डैमेज टू ब्रिजेस, शिप्स एंड मशीन्स, और यही सेम चीज बेटा किसके अंदर होती है, ब्रिजेस के लिए, शिप के लिए और मशीन्स के लिए, कि कुछ समय बाद धीरे धीरे उनके ऊपर कोरोजन होने लगता है, जंग लगने लगती है, जिसकी वजह से पार्ट क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो इसके अंदर कौन सा फिनोमेना हुआ बेटा, कोरोजन। बी, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ रस्ट, रस्ट को हम केमिकल नेम क्या होता है, ठीक है। तो देखो जरा बेटा यहां पर आयरन ऑक्साइड, ठीक है। सी वाला देखो बेटा, नेम टू मेथड टू प्रिवेंट कोरोजन, कोई दो मेथड ऐसे बता दो बेटा जिसके अंदर कोरोजन को प्रिवेंट किया जा सके। तो देखो एक हम जानते हैं बेटा गैल्वेनाइजेशन, ठीक है, दूसरा एनोडाइजिंग, और भी अलॉइंग होता है, ठीक है, ग्रीजिंग होता है, पेंटिंग होता है, कोई भी दो लिख देना बेटा, ठीक है। लास्ट देखो डी, वाई इज गैल्वेनाइजेशन इफेक्टिव, गैल्वेनाइजेशन जो है बेटा इफेक्टिव क्यों है। सबसे पहली चीज, गैल्वेनाइजेशन के अंदर जो इनर मेटल होता है वो कभी भी अपनी प्रॉपर्टीज को लूज नहीं करता, ठीक है। तो याद रखना, इन गैल्वेनाइजेशन द इनर मेटल नॉट लूज, या फिर कह सकते हो ऑल्टर, लिख दो बेटा, ऑल्टर देयर प्रॉपर्टीज, क्लियर। तो बस बेटा आज की वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो और नए चैप्टर के साथ। अभी के लिए थैंक यू।